Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Kamran, can you hear me? So Kamran, I guess so far we have 100 students. Let's wait for a couple of minutes ताकि और students join कर ले, then we will start. चलो ठीक हो गया. Okay, Assalamu alaikum students. I hope you are all well. In today's class, we will discuss about week 2 lecture. If you have any questions regarding week 2 lecture, we will go through those queries and answer your questions. And we will also discuss week 3, which is form of ownerships. We will discuss different forms of ownership. And most importantly, we will talk about your groups. So any of you who are having difficulties in group, please let us know. Plus, मैंने कुछ themes आप लोगों को बना के आप लोगों से शेयर करनी थी टेलीग्राम ग्रुप में, बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल बहुत कम लोगों ने उन थीम्स को ज्वाइन किया है. सो इफ यू फील कि कोई थीम मिसिंग है तो प्लीज लेट मी नो. Otherwise, please join the relevant theme groups. Okay, let me check. Okay, can you hear me better now? Students, अब आवाज बेहतर हुई है? All right. जी स्टूडेंट्स, मेरी मिनाज, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है. ओके, ठीक है सर. ओके जी, थैंक यू. ओके, शाजेब अली बुख्ती, आपने हाथ रेज किया हुआ है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और बाय मिस्टेक रेज अपना हैंड. बेटा, वॉइस पे डिस्टॉर्शन और लैगिंग कुड बी बिकॉज ऑफ द वेदर इशू. तो मे बी आप लोगों के एंड पे जो इंटरनेट है उसके अंदर कुछ इश्यूज हो रहे हो, इस वजह से लैगिंग हो रही हो. आई बिलीव सर कामरान कैन हेयर मी क्लियरली एंड आई एम हेयरिंग हिम क्लियरली, सो इट्स नॉट इशू एट आवर एंड. ठीक है जी बिल्कुल, मुझे आपकी वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है. ठीक है, इट माइट बी सम इशू एट योर एंड. तो उसका सोल्यूशन वही है जो मैंने पहले बताया था कि आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी. यू कैन लिसन द रिकॉर्डिंग. So let's quickly go through week 2 topics. If you have any questions, please let us know.
बेटा अटेंडेंस इज नॉट द इशू। अटेंडेंस के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, प्लीज गो थ्रू द गाइडलाइंस, उनको देख लें, जो मैंने क्लासेस पहले ली हैं उनको सुन लें, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे इन सब चीजों के। प्लीज वो अटेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार मत पूछिए। ओके मोहम्मद अब्बास, मैंने आपको अलाउ किया है। Assalamu alaikum, sir. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। Sir, I want to discuss my business idea. Can I? यस Sir, sir, आपकी परमिशन है? जी जी यस, बिल्कुल प्लीज से व्हाट यू वांट टू से। सर, मेरा जो बिजनेस आइडिया है वो ऑनलाइन पेट्रोल पे है। सर, मैं चाह रहा था कि हम वर्कर्स को काम दें ऑनलाइन। जो आजकल जो कोविड-19 निकला हुआ सर, इसकी वजह से लोग दुकानों में जाते हुए डर रहे हैं। सही है ना? हेलो सर, आवाज़ ओके आ रही है? यस 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 यस। सर, तो मैं इस चीज़ को ऑनलाइन पे करना चाह रहा था कि किसी भी कारपेंटर हो गया, पेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, तो सर मैं इसकी एक वेब बनाना चाह रहा था कि इन सब को ऑनलाइन पे लेके आऊँ। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी सर, और काम करने का मौका भी ज़्यादा मिलेगा लोगों को। और क्या कहना चाह रहा था सर, कोविड-19 से भी इससे बचा जा सकता है, बचा जा सकता है इससे। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा आप लोगों ने अपना ग्रुप फॉर्म कर लिए? यस सर, ग्रुप फॉर्म हो गया हमारा। ठीक है, जिनके ग्रुप फॉर्म हो गए उनके साथ हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ग्रुप मीटिंग्स करेंगे। उसका स्केड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। आप कल वेडनेसडे को 6:30 पे भी हमारी क्लास होगी इवनिंग में। सही ठीक है, सही सही। तो वी मे स्केड्यूल ग्रुप मीटिंग्स विद सम स्टूडेंट्स वेडनेसडे 6:30, और कुछ स्टूडेंट्स के साथ फिर हमारी ग्रुप मीटिंग्स जुमेरात को होंगी। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबके ग्रुप फॉर्म्स हो चुके हैं, कोई ऐसा सही ना हो जिसे ग्रुप फॉर्म ना हुआ हो, राइट? सही। ओके, रिगार्डिंग आप लोगों में से कुछ लोग आ रहे हैं कि हमारी थीम डिफरेंट है, तो बेटा प्लीज थीम को थोड़ा सा ब्रॉडर में देखें आप। मैंने उसके अंदर एक सर्विस सेक्टर क्रिएट किया है, सर्विस रिलेटेड बहुत सारी चीजें सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाएंगी। सही अगर सही हम ट्रैकिंग एंड सर्विलेंस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ट्रैकिंग, सर्विलेंस एंड स्मार्ट होम पे आ जाएगी। जब मैं आईटी की बात कर रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी और आईटी से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है वो उसी थीम के अंदर आ जाएंगे। सही सही। दिस इज ये मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके हर बिजनेस के लिए हम इंडिविजुअल थीम बनाएंगे। ये बिगर ब्रॉडर थीम्स होती हैं जिसके अंदर बिजनेस फॉलो करता है, ओके सर। राइट? ओके, नेक्स्ट जुनेद खान, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। अब्बास आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। यस सर, ओके सर। यस जुनेद। सर एम आई ऑडिबल? यस जी बिल्कुल। सर मुझे पूछना था कि इस कोर्स के अंदर आगे कितने स्टेप्स आएंगे और हमें किस तरीके से हम आप लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम अब उन स्टेप्स को हम देखते हुए जो है अपना बिजनेस आइडिया जो है फाइनलाइज करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा और हमें आगे जाके मुश्किल नहीं होगी कि हम कहीं जाके हम स्टक हो जाएं कि हमने इस बारे में सोचा ही नहीं था, अब इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें या इसको आगे कैसे लेके चलें। तो इस बारे में आप जो हमारे कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर कर दें सर। जुनेद, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है? कोर्स जी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पूरे स्टेप्स लिखे हुए क्या कुछ होगा। उसके अलावा कोई भी बिजनेस, कोई भी आइडिया डेवलप करने का क्या तरीका है, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो भी मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? तो अगर आप ठीक। उन चीज़ों को देख लें केयरफुली तो आपको अपने जवाब मिल जाएंगे। आप लोग फोकस करें जो कंडीशंस बताई हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने आइडियाज़ डेवलप करने में। अपने आइडियाज़ को आगे हम आपको सारे स्टेप्स बताएंगे कि आपको कैसे कैसे चलना है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपका आइडिया नोवेल होना चाहिए, आपका आइडिया रियल होना चाहिए, आपका आइडिया वर्ती होना चाहिए, आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कंपटीशन के अगेंस्ट विन कर सके। तो तो ये हमें सारे क्राइटेरियाज हैं। इफ यस, आइडिया को हमें एग्जीक्यूट दिखाना होगा फाइनल। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको एग्जीक्यूशन तक ले जा सकें। आई अंडरस्टैंड कि समर सेमेस्टर बहुत शॉर्ट हमारे पास टाइम है, तो जितना हम उसको क्लोज एग्जीक्यूशन से ले जाना तक जा सकेंगे उसको लेके जाएंगे। कुछ आइडियाज के अंदर एग्जीक्यूशन हो जाएगी, कुछ के अंदर सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगी, कुछ के अंदर प्रोटोटाइपिंग हो जाएगी। तो
इट डिपेंड्स, कुछ के अंदर हम लोग जो है वो आप लोगों से कहेंगे कि आप इंक्यूबेशंस में जाकर अप्लाई करें फॉर प्रेजेंटेशंस, तो दैट्स अप टू अस, इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ऑलराइट, सर, ओके सर। जी शेख, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमारे साथ एक इशू ये हुआ कि आपने अलाउ किया था 8 to 12 मेंबर्स इन अ ग्रुप, तो सर Okay. हमने एक्चुअली 10 मेंबर्स का ग्रुप बनाया था, लेकिन Okay. जब हमने अपने वीएलई के ऊपर वहां जाके अब रजिस्टर कर रहे थे ग्रुप्स के अंदर अपने आप को, तो हम लोगों ने ग्रुप नंबर 12 के अंदर सबने ज्वाइन किया हमारे ग्रुप मेंबर्स ने, लेकिन सर 8 मेंबर्स के बाद वहां पे लिखा आ गया ग्रुप इज क्लोज्ड। बेटा वो आप लोगों ने किसी ने ग्रुप क्लोज किया होगा जब भी ग्रुप क्लोज लिखा हुआ होगा। सर एक्चुअली हम लोग जैसे रजिस्टर हो रहे थे तो जो जो रजिस्टर हो रहा था वो खुद को लॉक कर रहा था, लेकिन वो 8 मेंबर्स के बाद उन्होंने मैक्सिमम लिमिट आ गई, तो उसके बाद उन्होंने आगे 2 मेंबर्स रह गए, लेकिन वो अब ग्रुप क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, आपने उसके अंदर जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना था उसमें तो ग्रुप मेंबर्स के नाम लिख दिए होंगे ना? ये सर अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछना था कि सर उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट के अंदर लास्ट कॉलम है रोल्स का, सर उसके अंदर स्पेसिफिकली क्या मेंशन करना है? मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मैंने इस क्यूरी का आंसर दिया था कि जो रूल्स का कॉलम है, अगर आपने आपके ग्रुप में रोल्स डिफाइन है कि कौन फाइनेंस को डील करेगा, कौन मार्केटिंग को डील करेगा, तो कौन एचआर को डील करेगा, तो मेंशन कर दें। अगर रोल अभी डिफाइन नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दें फिलहाल। सर तो मैं उस जो फॉर्मेट है उसके अंदर 10 मेंबर्स के नाम मेंशन कर दूं? बिल्कुल, आप जब आपको लिमिट दी हुई है 8 to 12 तो आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप जो कर दें। थैंक यू। और मेरे ख्याल में मिनाज स्टूडेंट्स को पहले बता दिया था आपने कि इसमें 10 बजे का सुबह टाइम था, ये सारी चीज़ें असाइनमेंट का 10 बजे से पहले अपलोड करने का, तो मेरे ख्याल में इन लोगों को ऑलरेडी कर देना चाहिए था सवाल से। बिल्कुल एग्जैक्टली। राइट स्टूडेंट्स, आई एम क्विकली गोइंग थ्रू जो हमारी लेक्चर स्लाइड्स हैं वीक 2 की। इसकी वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा, अदरवाइज हम वीक 3 की स्लाइड के ऊपर मूव करेंगे। आई होप you can view the lecture slides. Okay, the second chapter is about strategic management and entrepreneurship. And over here, we are going to discuss the process of strategic management. In strategic management, the first thing we need to do is to develop vision and translate it into a mission. So, okay, Hania, I know your idea. You must continue your idea. आपका idea बहुत अच्छा है, and you must continue. और इसको आप services की team join कर लें. All right. Okay, students, I hope कि आप लोगों को पता होगा what is vision and how to translate vision into mission statement. Video available है, you can review the video. If you have any question, you can ask. Okay. Second step is assess strength and weaknesses, which is SWOT analysis. Third step is scan environment for opportunity threat, which is again part of SWOT analysis. 4 is identify key success factors. हर बिजनेस के अंदर कुछ की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो फूड के अंदर प्रॉब्लम जो की सक्सेस फैक्टर होगा वो टेस्ट होगा या हाइजीन होगा। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो वहाँ पे की सक्सेस फैक्टर्स जो हैं वो रिलायबिलिटी होंगे, परफॉर्मेंस होगी, फ्यूल एफिशिएंसी होगी। तो हर सर्विस सेक्टर, हर प्रोडक्ट एंड सर्विस सेक्टर के अपने की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉम्पिटिटर एनालिसिस के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर किन चीज़ों के थ्रू सक्सेसफुल हो रहे हैं और इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी भी आइडिया को सक्सेसफुल बना रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के अंदर। The second thing is analyze competition. Competition analysis आप लोगों को करना होगा।
Okay, Sameer, let me check the issue. All right, students. For competition analysis, we will share a format जिसके थ्रू आप competition analysis करेंगे. Competition analysis के अंदर आपने कंपेयर करना है कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज योर कंपटीशन. तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना होता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप ये डिसाइड करते हैं कि वो कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके साथ आपकी सिमिलैरिटीज है. अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक बना रहे हैं तो ऑब्वियसली यू वुड नो कि आपके कॉम्पिटिटर्स में पेप्सी होगा, कोक होगा, बिकॉज दे आर मेकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, या पकोला होगा बिकॉज दे आर मेकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. सिमिलरली यू नीड टू सी कि what kind of companies are making similar products or services. They will fall into your competition. Then you need to analyze कि उनकी फर्दर आपको रैंकिंग करनी है कि वो कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, वो कस्टमर परसेप्शन में कैसे है, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उनकी सर्विस की क्वालिटी कैसी है. ये कैसे पता चलेगा? ये आप लोगों को रिसर्च से पता चलेगा. आप कंपटीशन की प्रोडक्ट को कंज्यूम करके अंदाजा लगा सकते हैं. आप कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स से रिव्यू लेके अंदाजा लगा सकते हैं. डिफरेंट सोर्सेज से थ्रू रिसर्च यू कैन आइडेंटिफाई कि हाउ टू एनालाइज कंपटीशन. आई शेयर टेबुलर फॉर्मेट जिस पे आपने कंपटीशन एनालिसिस करेंगे. बेटा इफ यू कैन नॉट हियर, ये सारी चीजें मौजूद हैं रिकॉर्डिंग में. मैं जस्ट आप लोगों के सामने इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको रिकॉल करके वो पूछ लें. ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके पास ऑलरेडी. द सिक्स्थ स्टेप इज क्रिएट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आई एम श्योर यू आर वेरी फेमिलियर विद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आप लोगों को पता है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे क्रिएट करते हैं. स्मार्ट गोल्स होते हैं इसमें. यू हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स कि आप लोग थ्रू आउट द सेमेस्टर क्या एक्टिविटीज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई बिलीव मैंने अब माइक काफी क्लोज किया है अपने पास, तो यू वुड बी एबल टू हियर मी बेटर. ठीक है, तो ऑलराइट, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ जस्ट टू हेल्प यू रिकॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ठीक है, ये सब टॉपिक्स ऑलरेडी मौजूद है आपके पास. Okay, the seventh step is formulate strategies. When we are going for business, तो हमारे पास कुछ strategies होती हैं जिसके अंदर Porter generic strategies आपने पढ़ी होंगी. Porter generic strategies में हमारे पास जो options होते हैं that is to go for cost leadership, product differentiation और focus cost leadership और focus product differentiation. तो again I am sure कि ये भी चीजें आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे. If you have any question, you can ask, I can repeat. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज का मतलब ये होता है कि यू आर एबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन लोअर कॉस्ट इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स. इट इज नॉट अबाउट द लो प्राइस, इट इज अबाउट लो कॉस्ट. अगर आपको कॉस्ट एडवांटेज है तो यू कैन गो फॉर कॉस्ट लीडरशिप. डिफरेंशिएशन मींस यू आर ऑफरिंग समथिंग बेटर देन योर कॉम्पिटिटर. मे बी इफ यू आर मेकिंग सेल फोन्स, तो आपका सेलफोन का जो कैमरा है वो आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर है, तो दैट इज differentiation.
or other strategies could be blue ocean strategies. We will also discuss blue ocean strategies. Then 8th step is execution. You need to translate plans into actions. That means here you are going to develop operational plan कि आपकी operational execution क्या होगी. इसके लिए भी हम आपको चार्ट फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे. 9th step is establish accurate controls. जब भी आपने कोई काम करना होता है, यू नीड टू सेट टारगेट्स. आपको बेंचमार्क सेट करने पड़ेंगे. दैट मीन्स कि लेट्स से कि आपने कहा कि वी नीड 100 कस्टमर्स इन अ मंथ, तो दैट इज अ बेंचमार्क. आपने टाइम भी बता दिया, न्यूमेरिक वैल्यू भी बता दी. तो once you have identified numeric values and time, then you would be able to identify कि आपने एक महीने में उसमें से कितना परसेंट अचीव किया है. तो यू आर गोइंग टू मेक अ स्कोर कार्ड. स्कोर कार्ड के थ्रू यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस. आप अपने वीकली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे और वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टाइम एंड क्वांटिटी, उसके अंदर दोनों चीजें स्पेसिफाई होनी चाहिए. देन यू आर गोइंग टू चेक वीक बाय वीक कि हाउ मच यू हैव अचीव्ड, व्हाट परसेंटेज यू हैव अचीव्ड. Sometimes you may achieve 100%, sometimes you may achieve only 50%, sometimes you may achieve even lower than 50%. But you need to have some score benchmark systems. Okay. Okay. आगे स्लाइड्स के अंदर इन्हीं सारे पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन है. स्टेप 9 में एग्जैक्टली हमें परफॉर्मेंस चेक करनी होती है. ओके, फैजुल रहमान ब्लू ओशन स्ट्रेटजी पे आई विल गिव यू लेक्चर. मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ब्लू ओशन स्ट्रेटजीज राइट नाउ. कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एग्जैक्टली द वे यू डिड इन ऑन्ट्रा 1, उसी को आपने एक्सपेंड करना होगा. उसी के अंदर मजीद डिटेल्स लेकर आनी पड़ेंगी. यस फरहान, आपके ब्रांड कॉम्पिटिटर्स की बात हो रही है यहाँ पे. तो मकसद सिर्फ इसमें यह था कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, quickly ask the questions, then we will move to the week 3 lecture. Competitor analysis, फरहान आप टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे. आप ये इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कॉम्पिटिटर लिस्ट डाउन करेंगे, फिर आपके कॉम्पिटिटर की ऑफरिंग्स क्या है उनको लिस्ट डाउन करेंगे, फिर आप ये बताएंगे कि कस्टमर की प्राइस परसेप्शन क्या है, क्वालिटी परसेप्शन क्या है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बना रहे हैं और अगर कॉम्पिटिटर कोकोला है या पेप्सी है, तो आप ये बताएंगे कि पेप्सी के टेस्ट को कस्टमर क्या स्कोर दे रहा है, पेप्सी की क्वालिटी को कस्टमर क्या स्कोर दे रहा है, कोक के टेस्ट को क्या स्कोर दे रहा है, कोक की क्वालिटी को क्या स्कोर दे रहा है, कोक की प्राइस को क्या स्कोर दे रहा है. एंड देन यू हैव टू सी कि कस्टमर के लिए क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्या उसके लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक में टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगेन यू विल डू द स्कोरिंग. ये इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक टेबुलर फॉर्मेट बता दूंगा और उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. खुदा एग्जैक्टली स्टेप 9 में यू हैव टू चेक योर परफॉर्मेंस. बट परफॉर्मेंस चेक तभी चेक हो सकती है व्हेन यू हैव सेट सर्टेन बेंचमार्क्स. जब आपने बेंचमार्क्स सेट किए हुए होंगे तभी. अगर आप कहेंगे यार एक महीने में बहुत सारे कस्टमर चाहिए, तो हाउ वुड यू चेक बाय द एंड ऑफ द मंथ कि आपके कस्टमर कितने आपको चाहिए थे और कितने हैं. यू नीड टू सेट बेंचमार्क्स इन न्यूमेरिक एंड टाइम बाउंड फिगर्स. आप एक महीने का टाइम सेट कर रहे हैं, देन उसके अंदर आप क्वांटिटी भी बता रहे हैं. ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड की आप बात करें तो I'll go to the balance scorecard. Balance scorecard is basically your method of establishing control and keeping track of your performance. All right, in balance scorecard,
you can identify different aspects of your business जिसके बेस पे आप अपनी रेटिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका कस्टमर्स है, आपने डिसाइड किया था बाय द एंड ऑफ मंथ मेरे पास 100 कस्टमर होने चाहिए, तो ये आपने टारगेट सेट कर लिया था. नाउ एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल सी कि कितने कस्टमर आपके पास एक्चुअली अचीव हुए. इसके अकॉर्डिंगली अपनी परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करेंगे. लेट्स से आपने 100 का प्लान किया था बट 80 कस्टमर आपके पास आए, तो दैट मीन्स कि योर परफॉर्मेंस इज 80%. इंटरनल बिजनेस के अंदर आपने प्लान किया था यू विल लोअर डाउन द कॉस्ट बाय 10% इन 1 मंथ. जब आपने मंथ एंड पे आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि आपने 10% जो है कॉस्ट अपनी मिनिमाइज कर ली है. दैट मीन्स के यू हैव अचीव्ड दैट परफॉर्मेंस टारगेट. इनोवेशन में आपने प्लान किया था कि विद इन 3 मंथ्स हम 3 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के आइडियाज को फाइनलाइज करेंगे. आपने बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स देखा कि आपने 2 प्रोडक्ट के आइडियाज को इनोवेट किया है. तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रैंक. फाइनेंशियली यू कैन अज्यूम कि आपके कितने प्रॉफिट टारगेट से आपने कहा कि हम 1 मिलियन का प्रॉफिट बनाएंगे इस पीरियड के एंड पे. देन यू कैन चेक एट द एंड ऑफ दैट पीरियड के उसमें कितना आपका एक्चुअल प्रॉफिट बना. दैट वुड बी योर बेंचमार्क. ओके, आई होप कि अभी आपके इसमें क्वेश्चन नहीं होंगे. आई वुड रिक्वेस्ट सर कामरान के वो वीक 3 के टॉपिक को डिस्कस कर लें विच इज अबाउट द फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप. मीनवाइल उससे पहले आई विल गो थ्रू योर क्वेश्चंस क्विकली. मरियम अली आपने पूछा है सर इज नेसेसरी टू सेलेक्ट बिजनेस आइडिया दैट ऑलरेडी चूजन इनटू Entra One. बेटा आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन. प्लीज प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है और जो गाइडलाइंस अवेलेबल है उनको देख लीजिए प्लीज. जूम की रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो रही हैं, प्लीज उनको गो थ्रू कर लीजिए. जरूरी नहीं है Entra One का आइडिया को मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा, बट अगर आपने उसमें वर्किंग की हुई है तो ऑब्वियसली आपको आसानी होगी उसको लेके चलने में. अगर आप टोटली नए सिरे से आइडियाज लेके जाएंगे तो मुश्किल होगा. ऑब्वियसली Entra One में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का ग्रुप जो होगा वो 4, 5, 6 स्टूडेंट्स का होगा. नाउ आपका ग्रुप 8 से 12 स्टूडेंट का है. इसका मतलब है कि मल्टीपल ग्रुप्स मर्ज हो रहे हैं. दैट मीन्स कि यू ऑलरेडी हैड मल्टीपल आइडियाज. तो उन आइडियाज के अंदर आप देख सकते हैं कि जिसका आइडिया सबसे अच्छा था आप उसको कैरी आउट कर सकते हैं. कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर कैसे हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसा है, उनका टर्नओवर रेशो क्या है. तो आप इस पे बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हो रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज जो हैं कितने डेडिकेटेड हैं. तो इसके भी आप बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि व्हाट यू प्लान एंड हाउ मच यू हैव अचीव्ड. ठीक है सर, कमेंट प्लीज. Okay, ji. All right, students. So this is basically your week 3 presentation, choosing the form of the business ownership. Okay, there are several types of business ownership. Jisme most prevalent and most common is sole proprietorship. Then there is partnership. Partnership की 2 kinds हैं. Then there is a corporation. फिर corporation की 3 जो हैं types हैं. सर मिनाज आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू. Okay. Moving forward. Okay, sole proprietorship आप लोगों को पता होगा. This is the most common form of business ownership, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जनरल बिजनेस जो हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं वो सारे sole proprietorship के ऊपर ऑपरेट हो रहे होते हैं. And this is usually operated by one person. कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो it starts as a sole proprietorship. प्रोवाइडेड कि उसका एजेंडा क्या है. अगर वो एक नॉर्मल लोकल बिजनेस है तो नो नीड टू गो फॉर पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन और एलएलसी. इट्स बेटर कि वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑपरेट कर रहे होते हैं बिकॉज इट्स इजी टू ऑपरेट. बहुत आसान होता है. इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ओनरशिप. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोग जो है उसको जस्ट सोल प्रोप्राइटर की बेसिस के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू, इन पाकिस्तान इसकी ये रेगुलेशन है कि यू जस्ट नीड टू रजिस्टर योर बिजनेस. ठीक है, तो इसमें फर्दर आपको SEC में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में जाके कंपनी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती. कोई बहुत ज़्यादा लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं आपके ऊपर. ठीक है,
अब ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया जिसमें आपको टैक्स में तो हर बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा, सेल टैक्स के अंदर वो हर किसी को देना है, तो उसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन, भले वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है या पार्टनरशिप होती है या एलएलसी होती है, उसमें तीनों में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है एज अ बिजनेस इन टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, सिंध है या फेडरल का है, ठीक है। तो लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप जो है मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई लीगल बड़ी ऑब्लिगेशंस नहीं होती कि आपने जी इसको वो कराना है या इसका ऑडिट कराना है, ऑडिट की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। यू जस्ट नीड टू रजिस्टर योर बिजनेस विद डिपार्टमेंट, देयर इज सिविक सेंटर, इसमें जाके आपको 5,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन होती है। मैं इन परस्पेक्टिव टू पाकिस्तान बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें जस्ट आपने अपने बिजनेस का नेम रजिस्टर कराना होता है एंड दैट्स इट, and you are good to go, good to start your business. अच्छा, ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। लोग इसके अंदर जो है सिविक सेंटर में भी जाके अपना नाम नहीं लिखवाते हैं, उसमें सिंपली बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और आपको जो है क्या नाम है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से सोल प्रोप्राइटरशिप करने के लिए, प्रोवाइडेड कि आप कोई स्पेसिफिक सेगमेंट में जंप इन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ फार्मेसी बिजनेस, तो देन देयर इज अ डिपार्टमेंट, आपका ड्राप है, ड्रैप जिसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, इनसे या आपको जो है क्या नाम है फार्मासिस्ट का एक दिखाना होता है, आपको सर्टिफिकेट दिखाना होता है, तो उसमें कुछ परमिशन रिक्वायर्ड होती हैं जो आपने कोई भी इस तरह की लीगल बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि देयर इज इन अ केस ऑफ अ फार्मेसी देयर इज सम रेगुलेटरी रिक्वायर्ड, तो वो उसके लिए आपको जो है क्या नाम है एटलीस्ट किसी के साथ जो है रजिस्ट्रेशन करानी होती है। Otherwise, if you are opening up a small restaurant or if you are opening up a small shop, grocery shop, meat shop, there is no other legal requirement involved from the government side कि आपको जो ये पहले ये पास करना है तो उसके बाद you can start your business, ठीक है। So it's the most easiest form of starting business. I mostly recommend this kind of business for small entrepreneur, for small businesses, because इसमें आपको टाइम मिल जाता है कि you focus on your core idea rather than spending more and more time on compliance of the businesses or taxation और बहुत सारी चीजें होती हैं, audits, उसमें ही आप फंसे रहेंगे, so you won't be able to give proper time to your business. So the best form is to go for sole proprietorship. I've seen a lot of people, a lot of organizations who actually haven't started yet, but they first go for opening up the account in SECP, जिसमें अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं एज अ LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इन पाकिस्तान इट्स कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये देखना होता है कि एज अ सिंगल पर्सन और एज अ पार्टनर्स you will be having difficulties, lot of compliance side from the government. As long as you have experience, go for it. Otherwise it's very difficult to manage. government की इतनी सारी regulations हैं, compliance हैं जो कि आपको मीट करनी होती है, वो नहीं करते हैं, हम तो आपको फाइन करते हैं। We'll discuss about those things as well. Sole proprietorship जो है वो बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बहुत वाइड स्प्रेड है, हर बंदा उसी को चूज कर रहा होता है स्टार्टअप के अंदर, ठीक है, और स्मॉल बिजनेसेस में। तो it's about the advantages. It's very easy to start. You do not need to have any approval from the government. कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई अप्रूवल चाहिए, you can take the approval later on as well. Acha, pride of ownership, it's since it's very easy to operate, so you actually get the advantage of you starting this business. With profit retention, whatever the profit you are going to earn is basically that belongs to you, and there is no partnership, no limited liability company, ठीक है। तो ये सारे profits जो हैं वो आपके होते हैं, flexibility होती है, you can choose your business as you want, you can maneuver things as you want, you can control your expenses as you want, whatever you want to do you can do it, since it's your baby, it's your own business, तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई स्पेशल टैक्सेस नहीं होते हैं इसके अंदर जो आपको देने की जरूरत है, तो इसलिए ये बिजनेस जो है क्योंकि इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है, तो इसमें लोग ज़्यादा चूज करते हैं। ओके जी, डिसएडवांटेजेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको मैं आपको बताता हूँ। Lack of opportunity, lack of money, limited management skills, and difficulty in hiring people. Okay, since you are dealing with your business yourself, then it is very, very difficult for you to arrange funds for your business, because nobody is going to invest in your business as long as he's your friend, as long as he's your family member, ठीक है। वो तो आपके पास invest कर सकते हैं, but no stranger or another will invest
in a sole proprietorship, because everything in the business belongs to you, not to anybody else. As long as you change your basically the type of your business ownership, तो उसमें invest नहीं करेगा. For example, you are running a pharmacy store and you want to invest in your business. So what would be the terms and the basis of that actually investment? तो उसकी terms को हम जो है क्या नाम है, एक सेकंड स्टूडेंट्स में आपके ये ऑन कर लूं. स्टूडेंट्स एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. ओके जी, तो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट इन योर बिजनेस? क्योंकि मुझे पता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर हैं और सारा स्टेटस आपका है, सारी जनरेट कर रहे हैं आपकी है, सारा रिस्क आपका है, सारी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी है. तो हाउ शुड आई इन्वेस्ट इन योर बिजनेस? तो नॉर्मली जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस के ऊपर नहीं आती हैं. बिकॉज इफ यू टेक माय मनी यू वोंट रिटर्न इट, तो मैं आपके ऊपर कोई लीगली केस फाइल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता. आपकी जो ओनरशिप है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है. तो कोर्ट ऑफ लॉ में कल मैं ये नहीं बोल सकता जाके कि जी ये वो एक्चुअली तो मेरे कंपटीशन ये मैंने इस बिजनेस में तो इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं. ओके जी, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स. सिंस यू आर ऑपरेटिंग दिस बिजनेस, तो students, can you hear me? Kamran, I can hear you. You can hear me? Okay, मेरे ख्याल में कुछ वो डिस्कनेक्ट हुआ था मेरा वाईफाई एक सेकंड के लिए. I can hear you. I can hear you. Sure, thank you. Limited management skills, since you are dealing with your business on basis, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि you have particular skill set. उस skill set को यूज करते हुए आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं. One of a team, there are different minds, there are different people who are actually supporting you, who are actually coming up with the new ideas, new चीजें होती हैं. भी आप मल्टीपल लोगों के साथ ऑपरेट कर रहे हैं इन ऑपरेशन और इन पार्टनरशिप. तो वो जो एक इनोवेशन है वो बिजनेस में आ सकती है जस्ट ड्यू टू द लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स दैट यू हैव. ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं जो मोर टू योर बिजनेस. ठीक है, अगर आपके पास if you have less, okay, it's difficult in hiring employees. Obviously, in a sole proprietorship, people usually won't be interested in joining you because they really care about their business future prospects और फ्यूचर को देखते हुए आपके पास वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि एक स्टोर है, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली रजिस्टर्ड भी नहीं है. तो ये थोड़ा सा एक एलिमेंट होता है कि लोग भी आपको उस तरह ज्वाइन नहीं करते हैं. ऑल्दो हो सकता है आपको बहुत बड़ा बिजनेस हो, बहुत बड़ा कार शोरूम बनाया हो आपने, लेकिन लोगों को पता होता है कि इट्स नॉट अ लिमिटेड कंपनी और इस वजह से वो आपको हायरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके जी, सो just a moment. Okay, Students, lot of you are complaining about. हम लोगों ने basically full property के बाद Kamran, lot of students are complaining about the voice distortion. Beta, I can hear Kamran
quite well. ठीक है, there might be some distortion, but overall जो बात कर रहे हैं that's clear to me. I can hear him clearly. अगर आप लोगों के पास distortion ज़्यादा हो रही है तो that is probably because internet at your end. ठीक है, probably आज weather की वजह से इंटरनेट के issues बहुत जगह पर हैं. तो once again मैं आपसे request कर रहा हूँ कि recording would be made available to you right after the class. So right now, please try to focus on the lecture. If you're going to miss something, you can review the recording. And you always have the chance to put your queries. Okay, Ji. So, second most prevalent form of any business ownership is basically partnership. Partnership में होता ये कि क्या नाम है, इस सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको बताया था कि एक सिंगल पर्सन होता है जो कि बिजनेस को ओन कर रहा होता है. बट इन पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं अंदर जो कि उसके ओनर्स होते हैं. ठीक है, दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बिजनेस प्रॉफिट्स एज वेल. ठीक है, तो ये दोनों चीजें वो शेयर कर रहे होते हैं. एंड एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, दिस इज लेस कॉमन फॉर्म ऑफ द बिजनेस ओनरशिप. और इसमें कोई लीगल आपकी लिमिट नहीं होती है, यू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, चूजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. आप 2 भी रख सकते हैं, आप 100 भी रख सकते हैं. ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है अगर हम देखते हैं तो लॉ फर्म्स होती हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं जिसमें मल्टीपल पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं. वो बेसिकली पार्टनरशिप करते हैं. स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं जिसके अंदर आप समझते हैं कि you are running a sole proprietorship business and you want to bring investment in, you want to bring talent in, you want to bring more partners in, founders आपने लेके आने. ठीक है, skill set लेके आना, तो you know offer partnership to some other people. ठीक है, तो आप एक legal entity में बाउंड हो जाते हैं कि आपकी जो है क्या नाम है, अब sole ownership नहीं रही बिजनेस में, बल्कि there are several partners who are going to you know join your business. ठीक है, एज योर पार्टनर्स. ठीक है, तो वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी वो शेयर हो जाती है. और इसमें हर पार्टनर जो है वो अपनी जो है क्या नाम है इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लेकर आता है. ठीक है, और वो जो है वो कुछ भी हो सकती है, कोई 10% होता है. फिर एग्जाम्पल आपने कहा जी 100 मिलियन करना है बिजनेस में, तो 3 पार्टनर्स, तो पहला 50 मिलियन एक पर्सन जो है क्या नाम है डिपॉजिट करवा रहा है मनी. सेकंड जो है 30 मिलियन करवा रहा है, और थर्ड जो है 20 मिलियन करवा रहा है. तो ये 50, 30 और 20 के रेशियो के अंदर ही आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिवाइड होगी, और इसी के अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिवाइड हो रही होगी, और आपके सारे एक्सपेंसेस और सारी चीजें इसी रेशियो के अंदर डिवाइड हो रही होगी. इट डजंट चेंज, इट चेंज विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल जो कि आप अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. जी, स्लीपिंग पार्टनर आयशा इसी का पार्ट होता है. ठीक है, और विल टॉक अबाउट दिस एज वेल दिस टाइम. ठीक है, तो अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं की है. अभी हमने सिंपली बात की है कि पार्टनरशिप क्या होती है. 2 या 2 से ज्यादा लोग जब किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड बेसिकली योर पार्टनरशिप. ओके जी, लेट्स मूव ऑन. Okay, type of partner. Okay, one is general partnership that assumes that full or shared responsibility for operating a business. A person who assumes full or shared responsibility. This is the most general or most prevalent type of partnership, जहाँ पे responsibility full या shared जो है वो ली जाती है फ्रॉम दी पार्टनर्स. ठीक है, जिसमें वो अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर देयर शेयर होल्डिंग उन्हीं की होती है. ठीक है, शेयर होल्डिंग की मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ आई इन्वेस्टेड 50 मिलियन, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस अप टू दैट 50 मिलियन रुपीज. ठीक है, उस बिजनेस के अंदर. ठीक है, लेकिन लायबिलिटी आपकी फुल लायबिलिटी है, कंप्लीट लायबिलिटी है. उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो है क्या हमें आप उस 50 मिलियन से आपका एक्सपोजर बढ़ नहीं सकता. फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ. अच्छा, फुल लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होती है. ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, कल आपको लॉसेस हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, तो यू टेक द होल प्रॉफिट, यू एंजॉय द होल प्रॉफिट. बट अगर लॉस हो रहा है ना, तो वो भी फुली आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि उस लॉस को भी बेयर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मेसी स्टोर रन कर रहा हूँ या एक ग्रोसरी स्टोर रन कर रहा हूँ, मेरे पेबल्स मेरी इनकम से बढ़ जाते हैं, मतलब मेरी इनकम जो है मेरे एक्सपेंडिचर से कम है, तो ऑब्वियसली आई गो बैंकक्रप्ट। ठीक है, इधर आई अरेंज फॉर अ लोन, अगर वो मुझे मिल जाता है तो ठीक है, सेटल डाउन, मैं अपना जो डेट है उसको क्लियर कर लूंगा। अगर नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली मुझे जो है कि नाम है कंपनी मेरे ऊपर केस करने की कि जी आपकी लाइबिलिटीज जो है वो आपने पे करनी है हमें, और यू हैव फेल्ड इन डूइंग दैट, तो उसके ऊपर वो केस कर सकती हैं, किसी भी मेरे ऊपर लॉ सूट कर सकती हैं। उस केस में आपकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि मेरे नाम पे जो एसेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लोगों के 5 मिलियन रुपीस देने, 50 लाख रुपए देने, लेकिन मेरी जो शॉप है, मेरी जो फार्मेसी स्टोर है, उसको सेल करके भी वो कोई 15-20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जाता। तो लॉ केस में जब लॉ सूट होगा तो सबसे पहले वो स्टोर सेल होगा, लोगों की लाइबिलिटीज क्लियर की जाएंगी, उसके बाद मेरे नाम पे जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है मेरी, अगर मेरे नाम पे मेरा घर है, मेरे नाम पे गाड़ी है, तो वो भी जो लॉ मेकर्स हैं वो उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद उससे भी जो पैसे आएंगे वो लोगों के क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में कि वो दिखाते हैं कि जी मेरा दिवालिया है और मेरी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो जब्त हो गई हैं, प्रॉपर्टीज जब्त हो जाती हैं, पर्सनल प्रॉपर्टीज भी जब्त हो जाती हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होती है वो भी जब्त हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक सोल प्रोप्राइटर के लिए कि उसकी जो लाइबिलिटी होती है दैट इज नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। जितना उसने उधार लिया हुआ है, जितने उसके ऊपर कर्ज हैं, वो उसने सम हाउ और दी अदर पे करने हैं। अगर वो पे नहीं कर सकता तो इट्स अ प्रीरोगेटिव ऑफ द रिसीवर who have to receive that money। अगर वो आपको छोड़ दे या आपको पकड़ ले, अगर वो पकड़ के केस फाइल कर दे आपके ऊपर, तो अगर आप केस हार जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेच के उसका डेट पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज वो नहीं करता तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर केस कर देते हैं तो आपका बचना उसमें नामुमकिन सी बात है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी जाएंगी और आपका बिजनेस जो है वो भी जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होता कि सोल प्रोप्राइटरशिप, वो कहते हैं यार मेरा अपना होगा सब कुछ, मैं तो कभी कंपनी रजिस्टर नहीं करवाऊंगा। कौन इतनी खज्जल खुआरी करेगा, कौन इतने जाके ऐसी के चक्कर लगाएगा, कौन टैक्स डिपार्टमेंट में सेल टैक्स में जाएगा, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा, फेडरल टैक्स जाके अपने वो टैक्स जमा कराएगा, कौन इनकम टैक्स जमा करवाएगा, मतलब ये सारी चीजें हैं। फिर उसका ऑडिट कौन करवाए। तो बेसिकली वो इस चीज को देखते हुए कि जी सोल प्रोप्राइटरशिप में चूंकि बहुत आसानी है, तो इसलिए हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम जो है इजीली इस बिजनेस को इस तरह ऑपरेट करते रहेंगे। लेकिन जब लॉसेज होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी की सारी आप ही के ऊपर आएगी। ठीक है, देन यू कैन नॉट गेट अवे विद दिस और कि जी वो तो मेरा बिजनेस था, तबाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तबाह हो गया तो आपका घर भी तो है ना, वो भी तो बिकेगा, अब आपकी प्रॉपर्टी है वो भी बिकेगी, लिक्विडेट होगी और सारे आपके कर्जे इस तरह पूरे किए जाएंगे। ओके जी, आगे चलते हैं। लिमिटेड पार्टनर्स, जनरल पार्टनर्स में मैंने आपको बता दिया कि पर्सन जो हैं, जो पार्टनर्स हैं आपकी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी या शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होंगे बिजनेस में एज पर देयर शेयर होल्डिंग। लिमिटेड पार्टनर्स के अंदर अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू अ बिजनेस बट हैज नो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी फॉर लॉसेस बियॉन्ड द अमाउंट ही और शी हैज इन्वेस्टेड इन द पार्टनरशिप। ओके, अभी किसी ने सवाल किया था कि बेसिकली हु इज स्लीपिंग पार्टनर, so this is kind of a sleeping partnership where a person contributes money to a business, ठीक है, and he doesn't have any management responsibility. He is not the CEO, he is not actively managing the affairs of the company, he is not actively taking part in the organizational matters, ठीक है। तो since part of any management decision, any management meeting, then he will only be liable to the extent where he is invested amount, ठीक है, उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितना उसने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन 20 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट की, तो कल बिजनेस में 50 मिलियन का लॉस हो जाता है, 50 लाख रुपए का लॉस हो जाता है, तो वो बेसिकली लॉसेज अपनी परसेंटेज के हिसाब से शेयर करेगा, या उसकी जो मैक्सिमम एक्सपोजर होगा लॉसेज का वो 2 मिलियन तक ही होगा। वो 2 मिलियन से ज्यादा ये नहीं हो सकता कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी हम जब्त कर लें, उसके अपने पर्सनल जो भी बिजनेस हैं उनको भी हम देखें कि जी इसमें से लॉसेस पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स अ लिमिटेड पार्ट। व्हेन देयर इज अ कॉल्ड लिमिटेड, इट मींस
कि the responsibility or the liability is limited to the extent of the amount invested in the business, ठीक है, या फिर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बिजनेस में उस एक्सटेंट तक ही हम उसको जो है लाइबल कर सकते हैं फॉर दी लाइबिलिटी, जो भी उस बिजनेस की लाइबिलिटी है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अगर फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप, मेक इट सिंपल, मैं आपको बता देता हूँ, पार्टनरशिप के अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉसेस और प्रॉफिटेबिलिटी शेयर कर रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ लिमिटेड पार्टनर who is not contributing in management, as a management or management responsibilities के पास नहीं है, he has only invested money in your business, ठीक है, तो वो अपनी उस अमाउंट के हद तक जो है क्या नाम है आपके बिजनेस के लॉस करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो इट्स काइंड ऑफ ए सिक्योर पार्टनरशिप कह सकते हैं आप इसको, कि रिलेटिव टू सोल प्रोप्राइटरशिप। इट्स थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चूंकि लिमिटेड है आपका, इसलिए लॉस भी और आपका रिस्क भी लिमिटेड है, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर क्या, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें लिस्टिंग होती है, आपकी टर्म्स डिसाइड हो रही होती है कि आपकी बिजनेस की क्या टर्म्स होंगी, कौन कितने पैसे लेकर आएगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सीईओ कौन होगा, मतलब सीईओ तो नहीं होता यहाँ पे, लीगल सीईओ आप नहीं कह सकते, बिकॉज सीईओ इज अ टर्म विच इज अ लीगल टर्म। आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा लोग कार्ड के ऊपर लिख देते हैं सीईओ एंड डायरेक्टर एंड सीईओ, ओनर आपने बहुत लोग कार्ड्स के ऊपर, तो एक स्टेट एजेंट भी होगा वो भी अपने कार्ड के ऊपर स्टेट सीईओ लिख रहा होता है। तो ऑल्दो इट इज नॉट अ लीगल टर्म इन पार्टनरशिप or in sole proprietorship to write a CEO. CEO is a chief executive officer. Chief executive officer is hired by the board of directors in LLC. उसको वहाँ पे CEO का नाम देते हैं, तो जनरली लोगों ने उसको पार्टनरशिप के अंदर भी और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी CEO लिखना शुरू कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिसर्स का वर्ड आ गया, दैट हैज बिकम लीगल, और उसको लीगल एंटिटी ही सिलेक्ट कर सकती है। ऑल्दो यू कैन राइट your any designation on your basically card, लेकिन वो लीगल नहीं होता। तो अगर इट्स नॉट मेंशन्ड कि आप यू आर द फाइनल अथॉरिटी, तो फिर आपके सीईओ लिखने से कोई फायदा नहीं, बिकॉज यू आर नॉट द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, हु विल मेक फाइनल डिसीजन, ये होता है इसके अंदर व्हाट विल बी, क्या रिस्पांसिबिलिटीज होंगी, कौन फाइनेंस देगा, कौन आपके बिजनेस साइड बिजनेस डेवलपमेंट देगा, कौन आपकी जो है टैक्स के अफेयर्स को देख रहा हो, सारी चीजें वो इस तरह कितने इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, कौन कौन कितना कितना पैसा लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होती हैं। ओके, हाउ द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व। अच्छा, इसको डिसॉल्व करने का तरीका भी उसी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर लिखा हुआ होता है कि इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कैसे किया जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप खत्म होनी है तो उस खत्म होने का क्या तरीका होगा, उसमें टर्म्स म्यूचुअली एग्री करके डिस्कस की जाती है पहले। फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो उस पार्टनर को जो छोड़ कर जाएगा उसमें फिर फर्दर पार्टनरशिप किस तरह डिवाइड होगी, जो रिमेनिंग शेयर होगा उसके अंदर आइडियली भी होगा, रिमेनिंग शेयर बचता होगा सब उसी शेयर्स को। और लेकिन फर्दर भी आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो फिर फर्दर क्या मोडेलिटीज हो सकती है जो उन्हें सेट करनी है, ठीक है। तो इट्स योर प्रेरोगेटिव, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दिस पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट, जस्ट आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है पाकिस्तान में, वो आप खुद बना सकते हैं स्टाम्प पेपर के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा कोई गवर्नमेंट से लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एडवांटेजेस ये हैं कि आप बेसिकली कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो आपके पास फंड्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने उधार लेना है किसी से, वो कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि सिंस दिस इज योर बिजनेस, 2 या 2 से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट भी इंटैक्ट रहता है। Okay, you share the combined business skills. Okay, since you are not the only person to operate this business, there are several others जो कि different अपने skill set लेके आ रहे होते हैं, तो skill set थोड़े से बढ़ जाते हैं आपकी organization में। Profit की retention आप खुद कर रहे होते हैं, ये सारी profitability आप ही की होती है, कुछ आपके पास आता है। Special taxes कुछ नहीं है इसमें। Disadvantages की अगर हम बात करें तो it's a unlimited liability company। कंपनी तो नहीं है, पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी। वो किस तरह की, कल अगर बिजनेस
में लॉसेस हो जाते हैं, आपने इन्वेस्ट किया 500 मिलियन के लॉसेस हो गए। अब वो लॉसेस मतलब मैं लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ, 500 मिलियन की लाइबिलिटी खड़ी होगी, तो 400 मिलियन जो आपने 500 मिलियन जो पे करना है आपने, वो आप सब लोग मिलके पे करेंगे जितने भी पार्टनर्स हैं। अगर आपके पार्टनर्स के बाद बिजनेस अकाउंट में पैसे खत्म हो गए, आपकी पर्सनल अकाउंट की तरफ देखा जाएगा, उसमें भी पैसे नहीं है तो आपकी घर की प्रॉपर्टी पे देखा जाएगा, वो भी नहीं है तो फिर गाड़ी वाड़ी बची है तो वो भी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें सारी आपको बताती हैं कि ठीक है, आप प्रॉफिटेबिलिटी तो सारी आप ही लेके जा रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यू आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑल द टाइम। ठीक है, कल बिजनेस में लॉस हो जाता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, not anyone else, because you share the whole responsibility of the business. ठीक है, ओके, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, आपने देखा होगा कितनी पार्टनरशिप कामयाब होती है। ऑल्दो मेरी इसमें पर्सनल रिजर्वेशन है पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप्स की जो कंटिन्यूटी होती है वो बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है कि टू मेक द पीपल्स इंटरेस्ट इंटैक्ट इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑल्दो बहुत सारे करीबी फ्रेंड्स होते हैं, वो भी मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो दे कैन नॉट गो अ लॉन्ग वे इन अ पार्टनरशिप। उसकी वजह ये होती है कि इट्स नॉट लीगली बाउंड। कॉर्पोरेशन में तो आपको पता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसके अंदर सारी चीजें रिटर्न में गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डेड है। या पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर जाता है तो पीछे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, डिफरेंट पार्टनर्स के अंदर डिस्प्यूट आ जाते हैं, आपस में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। अगर दो पार्टनर कर रहे हैं तो उनमें डिस्प्यूट आ जाता है कि यार मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ, तुम मेहनत कम कर रहे हो। ठीक है, ये वाले चक्कर भी आ जाते हैं। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इन बिजनेस में, पार्टनरशिप में भी और पार्टनरशिप के अंदर भी। सबसे बड़ा तो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यूटी उसकी चैलेंज रहती है हमेशा। ठीक है, अगेन जिस तरह हमने बात की मैनेजमेंट डिसएग्रीमेंट्स की, कि ऑब्वियसली एक बंदा दूसरे से डिसएग्री करता है। ठीक है, और रूल्स चूंकि सही से डिफाइंड नहीं होते हैं, आपस में डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो कोई उसको एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम होती है। ओके जी, फ्रोजन इन्वेस्टमेंट, सिंस यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, so that's the amount, और ये आप इस एक्सटेंट तक अपने बिजनेस को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी मैं 100 मिलियन की मेरी इन्वेस्टमेंट है टोटल, जिसमें 50 मिलियन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 30 कोई और कर रहा है, 20 कोई और कर रहा है, 3 पार्टनर्स हैं, 50 मिलियन 50% प्रॉफिटेबिलिटी भी मेरी होगी। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि जी नहीं, मैं अपने 70% और इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो इट विल डिपेंड on the other partners as well कि उनका मुझे agreement चाहिए, otherwise I won't be able to invest the money into it. So that's a kind of a frozen investment की जी मैंने लगाई है अब इसके ऊपर। Now it's a prerogative of other partners to accept that or reject that, या at the time of starting business आप उसमें ये चीज कर सकते होते हैं। ठीक है, कि मुझे फर्दर अगर इसमें पैसा इंजेक्ट करना है तो उस पैसे के लिए फिर मेरे पास क्या एग्रीमेंट होंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं। अगर कोई प्लीज आपके क्वेश्चन हैं तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी मूव ऑन टू द कॉर्पोरेशन स्लाइड्स। नो क्वेश्चंस? ऑलराइट सर, विनाज आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है, मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ओके जी, और आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हमारे पास कॉर्पोरेशन की, मैं कह रहा था स्टूडेंट्स की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो इनके लिए पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इसको कॉर्पोरेशन इस स्टेज के ऊपर एग्जैक्टली इस स्टेज के ऊपर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप ही सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एक्चुअली होता है ये कि जो बिजनेसेस जो कॉर्पोरेशन की तरफ जाते हैं, कॉर्पोरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा उसमें, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं शुरू के अंदर ही। तो लोग जो है अपने बिजनेस आइडिया के ऊपर फोकस करने की बजाय उसकी बिजनेस को रन करने के तरीके के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, और उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि स्टार्ट विद सोल प्रोप्राइटरशिप, या अगर दो पार्टनर्स हैं तो दो पार्टनरशिप फॉर्म कर लें, लेकिन कॉर्पोरेशन की तरफ ना जाएं, क्योंकि कॉर्पोरेशन में बहुत लीगल बैरियर्स हैं, बहुत लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कंप्लाइंस है, जिनको आपने करना होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जरूरी है, लेटर स्टेज के ऊपर कॉर्पोरेशन क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग फ्रोजन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा फ्रोजन इन्वेस्टमेंट तब होती है जनरली जब पार्टनर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है,
और वो उसके लिए लीगल हेल्प लेते हैं, तो फिर वो उनके जो भी अकाउंट्स होते हैं जो डिक्लेयर हुए हुए होते हैं उनको उन पे स्टॉपेज लगा दी जाता है, उनको फ्रोज कर दिया जाता है ताकि उनसे कुछ विड्रॉ नहीं किया जा सके अनटिल अनलेस इट इज सॉर्टेड। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट चांस नहीं है। कॉर्पोरेशन के अंदर हमारे जो इंटरेस्ट है वो बहुत डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज होता। जो कॉन्फ्लिक्ट मेनली अराइज होते हैं वो पार्टनरशिप्स के अंदर होते हैं। जी सर कामरान, प्लीज कंटिन्यू। जी, what is a corporation? An artificial person created by law with most of the legal rights to a real person, including the rights to start and operate business, buy property, sell property, take loans, and to be sued, and to enter into binding contracts. Okay, basically government या स्टेट आपको अलाउ करती है कि your corporation act as a person, ठीक है, on behalf of you, on behalf of the shareholders of the company, जिसके ऊपर जिससे बात की जा सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इज लाइक अ पर्सन, कॉर्पोरेशन इज लाइक अ पर्सन जिसको राइट्स होते हैं एक रियल पर्सन के कि वो जी बिजनेस को स्टार्ट कर सके, आप प्रॉपर्टी अपने बिजनेस अफेयर्स को रन कर सके, मनी को बोरो कर सके, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी, नॉट ऑन पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आज एक कॉर्पोरेशन रजिस्टर करवाई है। कॉर्पोरेशन मीन, चूंकि हम ये स्लाइड्स वगैरह जो सारी हैं ये यूएस के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो लेकिन मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी देता हूँ। कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन केस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जिसको हम यूएस के अंदर एलएलसी कहते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्राइवेट लिमिटेड होती है, लेकिन यूएस के अंदर उसको एलएलसी कहते हैं। तो अगर दोनों का मतलब देखें तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड की, और एलएलसी का तो नाम ही लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है कि लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है। ठीक है, क्यों लायबिलिटी लिमिटेड होती है मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। तो गवर्नमेंट या स्टेट आपको ये राइट देती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्ट लाइक अ पर्सन who can take loan on behalf of you, can run the business affairs on behalf of you, ठीक है, या जो भी आप करते हैं तो आपकी कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नॉट यू। ठीक है, तो अगर हम यूएस में देखें तो देयर आर 5.1 मिलियन कॉर्पोरेशंस ऑपरेटिंग इन यूएस। 20% हैं ये टोटल बिजनेस का, ठीक है, बट दे अकाउंट फॉर 84.4% ऑफ सिंस रेवेन्यू। सो जस्ट थिंक के जो 80% आपके रेवेन्यूज हैं वो आपके 20% कंपनीज से आ रहे हैं, ठीक है, और रेस्ट जो 20% रेवेन्यूज हैं वो आपके 80% जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं या पार्टनरशिप हो सकती है, वहां से आ रहा है। तो इनकी जो क्वांटिटी होती है, अगर आप इनका नंबर देखें तो वो बहुत छोटा है, बट ऑब्वियसली अगर इनका रेवेन्यू शेयर देखें तो वो बहुत बड़ा होता है कॉर्पोरेशंस का, क्योंकि कॉर्पोरेशन यूजुअली बहुत बड़े साइज की होती है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, ये कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम चीजों को देखेंगे। स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं, क्लोज्ड कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, ओपन कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं। अच्छा, स्टॉक जो है वो शेयर्स को कहते हैं, ठीक है, जो भी किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 100 शेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर किए हैं तो वो उसका स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। उन स्टॉक्स को बाय कर लेगा वो आपका शेयर होल्डर कहलाएगा। स्टॉक्स डजंट मीन एनी कमोडिटी, इट मींस अ शेयर, ठीक है। जो आप शेयर खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज में भी आपने देखा होगा कि जी मैंने शेयर खरीद लिए, इतने शेयर खरीद लिए इस कंपनी के मैंने, ठीक है। तो जब आप अपना हिस्सा खरीदते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड योर स्टॉक्स, ठीक है। जी मैंने इतने शेयर खरीद लिए, इतना मैंने स्टॉक ले लिया है, टीपीएल का मैंने इतना स्टॉक ले लिया, फलान का मैंने इतना स्टॉक ले लिया है, अटक का मैंने इतना ले लिया कि इलेक्ट्रिक इतना बाय कर लिया मैंने, ये सारी आपकी टर्म्स है। वो आप अपने स्टॉक शेयर्स अपना हिस्सा खरीद रहे होते हैं किसी भी ओनरशिप में, तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। द वन हु परचेज दो स्टॉक्स इज कॉल्ड स्टॉक होल्डर। क्लोज कॉर्पोरेशन क्या होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को ऑफर ना किए जाए बल्कि कुछ लिमिटेड लोग खरीद लें उसमें, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने मिलकर एक ही कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद लिए, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कॉर्पोरेशन। दैट इज दोज शेयर्स आर नॉट ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ओपन कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, जिसमें स्टॉक्स जो हैं या शेयर्स हैं वो खरीद फरोख्त के लिए सिक्योरिटी इन एक्सचेंज जो है उसके अंदर ऑफर किया जाता है, उसमें जो है कि नाम है रजिस्टर की जाती है कंपनी, और जनरल पब्लिक के लिए वो शेयर्स ऑफर कर दिए जाते हैं कि वो खरीद सकते हैं। अ कॉर्पोरेशन whose stock is bought and sold on security exchanges and can be purchased by any individual। आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ। इसमें डिफरेंस क्या है कि लिमिटेड कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दैट इज मोस्टली क्लोज फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है दैट इज कॉल्ड ओपन कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर कोई भी आके पब्लिक लिमिटेड है तो कोई भी पब्लिक आके उसमें
अपने शेयर्स खरीद सकती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ कॉर्पोरेशन। पाकिस्तान के अंदर हम उसको लिमिटेड लिखते हैं, उसके साथ एलटीडी लिखते हैं, ठीक है। और क्लोज कॉर्पोरेशन के साथ हम प्राइवेट लिमिटेड लिखते होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में दो या दो से ज्यादा ये सिंगल पर्सन भी हो सकता है पाकिस्तान के केस में, कि एक सिंगल पर्सन की सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ ऑपरेट कर रहा है, एक ही बिजनेस ऑपरेट करने वाला बंदा, वो अपने नाम पे प्राइवेट लिमिटेड 1 पर्सन कंपनी भी रजिस्टर करवा सकता है अब, और उसकी लाइबिलिटी भी जो है लिमिटेड होगी। अब आगे जाके बताता हूँ कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होगी, ठीक है, इस केस के अंदर। हाउएवर इन पब्लिक के अंदर तो आपको पता है कि लाइबिलिटी जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी लिमिटेड ही होती है। आगे चलते हैं, हायरार्की देखते हैं इसकी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की क्या होती है। स्टॉक होल्डर एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस थ्रू देयर राइट टू इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे जो मेजर स्टॉक होल्डर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इधर इट इज कॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, स्टॉक होल्डर्स जो ओनर्स होते हैं, समझते हैं पूरी कंपनी के जो मेजर, फॉर एग्जांपल 80% ओनर या 70% ओनर्स होंगे, क्योंकि जनरल पब्लिक भी तो 20-30% शेयर बाय करती है, 50% बाय कर लेती है। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास राइट होता है to elect board of directors, to appoint chief executive officers, company secretary। इसमें थोड़ी लीगल टर्म्स होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक होल्डर जो है, जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके पास राइट होता है कि वो इलेक्ट करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? दे आर दी बेसिकली बैकबोन ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हु एक्चुअली अपॉइंट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डिवाइड अ लॉन्ग टर्म वे फॉरवर्ड, मिशन एंड अ विजन टू द कंपनी, ठीक है। जो कि कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इसको हमने यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ठीक है, और इसको यहाँ तक ले जाने के लिए हम चूज करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, जो कि हमारे एजेंडा को, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेगा, उसको वो अपॉइंट कर देते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नो, just go back to the slide that I told you, कि chief executive officer is a legal designation। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रही है कि अपॉइंटमेंट हो रही है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। ये अपॉइंटमेंट जस्ट ऑन पेपर नहीं होती कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक लेटर हेड के ऊपर आपने लिख के दे दिया कि हमने आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हायर कर लिया। इसकी एक बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होती है एसईसीपी के अंदर, जिसके अंदर आपको पूरे अपने चीजें गोशवारे जमा कराने होते हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, और सीईओ का एनटीएन सीईओ का जो है क्या नाम है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है, और सारी चीजें आपको वहाँ जमा करानी होती है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अपॉइंट अ सीईओ। आई नो दिस थिंग बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। मैं खुद इसका पार्ट रह चुका हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने फॉर्म की, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे इलेक्ट किया। इलेक्ट करने के बाद वो फिर मेरी सारी क्रेडेंशियल्स जो है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एसईसीपी में जमा हुए। वहाँ पे फिर मुझे अप्रूवल आया एसईसीपी का, और फिर जाके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनता है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को निकालने का भी तरीका ये है, रखने का भी तरीका ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, और निकालने का भी तरीका ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही अथॉरिटी होती है कि किसी सीईओ को वो फारिग कर सके। कोई एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी सीईओ को नहीं ला सकता एज लॉन्ग एज इस सारे कंसेंसस मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का, मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉट शेयर होल्डर, मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना चाहिए उसके अंदर कंसेंसस, ठीक है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूजुअली आपके शेयर होल्डर्स ही होते हैं, बट ऐसा नहीं भी होता। कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक होल्डर जो है, शेयर होल्डर्स जो है, अपने बिहाफ के ऊपर किसी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मियां मंशा है, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ही वुड लाइक टू लाइक हिज जनरल मैनेजर, मार्केटिंग हेड, या किसी को भी वो कहते हैं कि यार तुम बन जाओ इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं तुम्हें नॉमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। वो शेयर होल्डर है, वो नॉमिनेट कर देते हैं, उसके बिहाफ के ऊपर वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो हायर किया जाता है, हो सकता है वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकता है। मेरे केस में मैं अपनी कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी था, और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी था, जहाँ पे मुझे कंपनी के डिसीजंस भी लेने होते थे, और कंपनी का रोड मैप भी मुझे ही डिसाइड करना होता था दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर। तो ऑल्दो मेरी पोजीशन काफी सिक्योर इस तरह थी कि मैं खुद चूंकि बोर्ड मेंबर था, तो अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें इस तरह की डिस्कस होती थी, मुझे वे फॉरवर्ड पता होता था। तो इस केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो ये भी हो सकता है कि उसको बाहर से हायर किया जाए सैलरी के ऊपर, और फिक्स पे के ऊपर उसको हायर किया जाए, और 1-8% उसको कंपनी में शेयर कर दिया जाए, दैट्स इट। ओके, देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज द प्रेरोगेटिव टू हायर एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर वो फर्दर अपनी टीम बनाता है, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है। तो ये सारी चीजें हैं।
ओके जी, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस केस में कॉर्पोरेशन में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है, ठीक है। हर केस में इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है कि आपकी सोल पार्टनरशिप हो गई या आपकी पार्टनरशिप हो गई, लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड थी। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है कि फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो पेड अप कैपिटल है वो है 50 मिलियन, ठीक है। 5 करोड़ रुपए से मैंने कंपनी स्टार्ट की, पेड अप कैपिटल मेरा इतना है। अच्छा, दो टर्म्स होती है, पेड अप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल। ये दो टर्म्स आपको हमेशा सुनने को आएंगी। जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा ये बात। दो चीजें होती हैं, ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ये होता है जो कि आप अपने बिजनेस में एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आपने बैंक अकाउंट खोला और आपने 5 मिलियन रुपीज उसमें डिपॉजिट कर दिए और आपने कहा कि ये मेरा पेड अप कैपिटल है, दैट इज द वर्किंग कैपिटल, या मैं टोटल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में लेकर आया हूँ तमाम शेयर होल्डर्स की तरफ से, ये 50 मिलियन है, ठीक है। अब उसके बाद जो ऑथराइज कैपिटल है वो आप गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि मेरी कंपनी के एक्सपोजर कहाँ तक जाए। मेरी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 100 मिलियन। आज मैंने 50 मिलियन इन्वेस्ट किए, तो रिमेनिंग 50 मिलियन में किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो नए शेयर होल्डर्स की सूरत में या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मेरे बिजनेस में फर्दर इन्वेस्ट करेंगे और अपना शेयर बढ़ा लेंगे। तो उस केस में वो ऑप्शन रखा जाता है कि जी ऑथराइज मैं यहाँ तक जाऊंगा और ये आज मैं इतना पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूजुअली ऑथराइज कैपिटल इज मोर देन योर बेसिकली पेड अप कैपिटल, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एम्बिशंस होती हैं और जितना ज्यादा ऑथराइज कैपिटल रखते हैं उतनी ज्यादा गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो लोग नॉर्मली बहुत ज्यादा गैप नहीं रखते हैं, 100% की प्रोविजन रखते हैं कि जी मेरी 100% इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो ऑथराइज कैपिटल को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ठीक है, अपनी फ्यूचर नीड्स को देखते, फाइनेंशियल नीड्स को देखते हुए। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है यहाँ पे कि जी मैंने 5 मिलियन इन्वेस्ट किए, कंपनी कल बैंकक्रप्ट हो जाती है, बैंकक्रप्ट मीन दिवालिया हो जाती है, तो उस केस में मेरे साथ क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं एज अ सीईओ काम कर रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 मिलियन है, ऑथराइज 10 मिलियन है, मुझे 20 मिलियन के लॉसेज हो जाते हैं, ठीक है, 20 मिलियन के लॉसेज हो जाते हैं। अब मेरा पेड अप कैपिटल ही जब 5 मिलियन था तो उसमें बेसिकली मेरी लायबिलिटी जो है वो कितनी होगी? क्या मैं 20 मिलियन पे करने के लिए लायबल हूँ? नहीं। डिटरमिन ये किया जाएगा कि अगर लॉस सूट आपके केस में या कोर्ट ऑफ लॉ में कोई बंदा चला जाता है आपके केस में कि जी इन्होंने तो मेरे 20 मिलियन देने, तो आप कंपनी में एज अ सीईओ बच तो नहीं सकते। आपको जो आपकी वो है जजेस हैं वो आपसे ये बोलेंगे कि जी आपने इनके पैसे देने, ऑब्वियसली यू हैव टू से यस कि जी मैं ये इतने मुझे उसको 20 मिलियन पे करना है। तो आपसे अदालत ये पूछ सकती है कि आपके पास जो इस वक्त कंपनी में कैश फ्लोज हैं वो क्या है, तो आप उनको बताएंगे जी कि 2 मिलियन मेरे पास पड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट आई कैन पे हिम। तो वो नहीं, ठीक है जी आप 2 मिलियन उनको पे कर दें। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा हरगिज कि जी कामरान साहब आप ये बताएंगे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि डे फर्स्ट से जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी उसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी का मेरी बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। मेरे बच्चों के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, मेरी वाइफ के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, इट इज माई प्रॉपर्टी, इट हैज नथिंग टू डू विद माई बिजनेस और उसकी एसोसिएशन के साथ। तो ये तो क्लियर हो गई कि आपका रिस्क जो है लिमिटेड हो गया टू योर बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर बात करते हैं, आपके ऊपर पर्सनल आपकी प्रॉपर्टी पे कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन बिजनेस पे जरूर सवाल होगा। अगर आप जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे तो आपके कैश फ्लोज ऑडिट होंगे, आपकी चीजें चेक होंगी, आपके बैंक अकाउंट्स चेक होंगे, और नहीं दे रहे तो ठीक है वो जबरदस्ती आपसे आपको पे करने का अदालत कहेगी कि जी ठीक है इनको पे कर दें आप। और अगर आपके वाकई नहीं है पैसे तो फिर वो फैसला ये दे सकते हैं कि ठीक है जी कंपनी को दिवालिया करें, बैंक्रप्सी फाइल करें और इसके जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को सेल करके उनकी लायबिलिटी को पूरा किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने पैसे हैं, जो भी एसेट्स हैं, कोई गाड़ी है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई बैंगलो है, कोई ऑफिस है, उसको सेल करके लायबिलिटी पे हो सकती है तो वो पे करें। तो दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट anyone can do that with your organization. But as far as your personal belongings are concerned, वो सेफ होती है हमेशा। और यही वजह है कि इन्वेस्टर्स आपके साथ सिर्फ कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपका आइडिया कितना $1 बिलियन आइडिया क्यों ना हो, वो 1 रुपया भी आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि आपके पास कॉर्पोरेशन नहीं है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग बोलेंगे कि आप में से कोई 400 स्टूडेंट्स हैं तो 20 के ज़हन में है कि मैंने अपने आइडिया को लॉन्च करना है, ये लॉन्चिंग स्टेज के ऊपर है, तो मैं जी वो सर की बात सुन के कॉर्पोरेशन कर लूँ क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ कॉर्पोरेशन से मिली। ऐसा नहीं है। आप अपने जब आइडिया स्टेज के ऊपर होते हैं या MVP स्टेज के ऊपर होते हैं, जो वाइबल आइडिया होता है, या फिर आप ग्रोथ स्टेज के ऊपर होते हैं तो या आइडिया स्टेज के ऊपर होते हैं, तो उस केस में आपको ज़रूरत नहीं होती कॉर्पोरेशन रजिस्टर कराने की। यू स्टार्ट पिचिंग योर आइडिया टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स, टू डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स। उसके बाद अगर वो आप आइडिया को समझते हैं कि हाँ यार बंदे में पोटेंशियल है और आइडिया में पोटेंशियल है, तो ओनली देन दे आस्क यू टू बेसिकली रजिस्टर अ कॉर्पोरेशन कंपनी। तो वो कहते हैं यार मैं आपके आइडिया में इंटरेस्टेड हूँ, बट यू नीड टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओनली देन आई विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। मेरे केस में क्या हुआ था, डिलीवरी 360 मैंने स्टार्ट किया, आई स्केल्ड अप, मैंने उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की खुद से, ठीक है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की, और फिर उसको चला के रन करके देखा। फिर मैंने आई स्टार्टेड पिचिंग क्योंकि उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। मैंने जब पिच किया तो मुझे इन्वेस्टमेंट ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करेंगे। मैंने कहा ठीक है फॉर्म कर लें। पैसा भी उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करने के लिए पैसा भी इन्वेस्टर्स ने दिया, तो उस पैसे से मैंने ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की, प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी भी स्टार्ट की, फिर उसको हर जगह पे रजिस्टर भी करवाया, ठीक है। तो ये लेटर स्टेज के ऊपर होता है जब आपको पैसे मिलने वाले होते हैं या एग्रीमेंट आपका फाइनल हो चुका होता है सीड फंडिंग का, या फिर आपके डिफरेंट जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स होती हैं जो पैसे आपको देती हैं, ठीक है, वो उनके साथ एग्रीमेंट जब आपका फाइनल हो जाता है, ओनली देन यू स्टार्ट अ कॉर्पोरेशन, ठीक है। उससे पहले ठीक है आप अपना वो करते रहें, लेकिन अपनी लायबिलिटीज को लिमिटेड रखें। ऐसा ना हो कि आप अपना एक्सपोजर बहुत बढ़ा लें। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को जो है कि नाम में उधार इतना ज़्यादा देना शुरू कर दें कि आपके रिसीवेबल्स बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएं, या आप लोगों से लोन इतना ज़्यादा ले लें कि आपकी एक्सपोजर जो है वो 10 लाख से बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख आपने इन्वेस्ट किए, आपने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया और सारे पैसे उड़ा दिए। इस केस के अंदर जो सारे पैसे आपने उड़ा दिए हैं, तो अगर कोई जिस एक इन्वेस्टर से आपने पैसे लिए 50 लाख रुपए, वो आपका सबसे पहले तो बिजनेस बिकवाएगा जो कि 10 लाख रुपए का होगा फॉर एग्जांपल। उसके बाद वो 40 लाख रुपए आपके घर आके वसूल करेगा, ठीक है। अगर आप घर पे नहीं होंगे तो वो लॉ सूट फाइल करेगा आपके अगेंस्ट में, तो आपका घर भी बिकवाएगा, आपकी गाड़ी भी बिकवाएगा, वो सारी चीजें, वो इस तरह आपसे पैसे निकलवा सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, घबराने की जरूरत नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर आपको पहली बात है सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको पैसे नहीं देगा, कोई पार्टनरशिप कोई करता है, तो उस केस में आपके ऊपर लॉ सूट वो कर सकता है और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी वो कर सकता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग जो है वो जब इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो यूजली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ ही जाते हैं। अब अगेन आप लोगों के ज़हन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी डिलीवरी 360 को एज अ केस स्टडी हम आपसे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ी सी लर्निंग मैं आपको दे देता हूँ कि इन केस जिस तरह डिलीवरी 360 को 2019 में हमने शट डाउन किया, शट डाउन तो नहीं किया, हाइबरनेशन मोड के ऊपर डाला है उसको, इट्स हाइबरनेटिंग नाउ, ठीक है। तो क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी हमारे पास, उसकी वजह से हमने बैंकरप्सी तो फाइल नहीं की, क्योंकि लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं थी हमारे ऊपर, थोड़ी सी लायबिलिटीज थी, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि हम बैंकरप्सी फाइल करते, और क्योंकि कोई भी इतनी छोटी लायबिलिटीज के ऊपर आपके ऊपर केस नहीं करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि आप जो है क्या नाम है बैंकरप्सी फाइल करके आपकी काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे जो है वो बैंक्स भी केयरफुल हो जाते हैं कि यार ये डिलीवरी 360 बैंकरप्सी फाइल कर रही है, तो फ्यूचर में फिर डिलीवरी 360 ऑब्वियसली इस नाम से ऑपरेट तो नहीं कर सकती, फिर उसको कोई नया नाम लेके आना पड़ेगा, तो इतना ब्रांड पावर और सारी चीज़ें जो आपने इन्वेस्ट की हैं वो सारी आपकी एफर्ट जीरो हो जाती हैं। तो इस वजह से भी कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल नहीं की, लेकिन हमने हाइबरनेशन मोड के ऊपर डाला, और जो क्लाइंट्स की जो पेमेंट्स हमें पेबल थे वो हमने उनको पे कर दी। अच्छा, अब केस ये था कि डिलीवरी 360 फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आई, फर्दर इन्वेस्टमेंट सीख की हमने, इन्वेस्टर से पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिली इन्वेस्टर्स हमारे गिवन इन्वेस्टर्स की तरफ से, ठीक है। तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली शेप हो गया, और हम चूंकि स्टार्टअप थे, तो स्टार्टअप का मॉडल ये होता है कि आप जो है शुरू से हमने ये डिसाइड किया होता कि हम स्केल करेंगे, बहुत तेजी से स्केल करेंगे विदाउट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉटम लाइन। बॉटम लाइन और टॉप लाइन को देखेंगे हम, बॉटम लाइन को हम नहीं देखेंगे। आप समझते हैं ना टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या होती है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आंसर देम। अगर मेरे खुद के शेयर्स हैं तो वो मैं वर्किंग के लिए के और पर्सन को रख सकता हूँ। अगर मेरे
पास टाइम ना हो। जी बिल्कुल, अगर आपके पर्सनल शेयर्स हैं आप वर्किंग के लिए, तो किसी को भी हायर कर सकते हैं, वो सैलरी के ऊपर आपको हायर करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। आप सैलरी के ऊपर उसको हायर करेंगे, पैसे देंगे, वो आपके साथ काम करेगा। आप उसको कहते हैं कि जी पार्टनरशिप कर लो, तो फिर आपको कुछ शेयर देना पड़ेगा। शेयर देना पड़ेगा, वो शेयर आपको एग्रीमेंट अपना जो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका क्या शेयर होगा। अच्छा सर, विदाउट एग्रीमेंट तो ऐसा होना मुश्किल है ना। अच्छा, व्हाट इज पेड अप कैपिटल? ओके जी, पेड अप कैपिटल मैं आपको बता देता हूँ। पेड अप नाम से ही पेड कैपिटल, पेड का मतलब क्या होता है? पे करना, ठीक है। पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होती है जो बिजनेस में पे की जाती है, जो बिजनेस के अंदर लेके आई जाती है। फॉर एग्जांपल डिलीवरी 360 के केस में 5 मिलियन रुपीज हमने जो है कि नाम है 50 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल रखा था हमने स्टार्टिंग में, कि 50 लाख रुपए हमने फर्स्ट फेज में इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। और ऑथोराइज कैपिटल हमने उसका 1 करोड़ रुपए रखा था पाकिस्तानी, ठीक है। तो ऑथराइज जो था कि यहाँ तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ले जा सकते हैं, और पेड अप ये था कि पेड अप कैपिटल जब हमने डिफाइन कर दिया तो बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए में डिपॉजिट करवाने पड़े थे, ठीक है। ये आपका पेड अप कैपिटल होता है जो आप एक्चुअल इन्वेस्ट करते हैं, एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट इन योर बिजनेस, ठीक है। दैट इज योर पेड अप कैपिटल। और ऑथराइज आपकी लिमिट होती है कि कहां तक आप ले जा सकते हैं। आई होप दिस क्लियर नाउ। ओके, तो इस केस में आपने देखा कि आपकी जो है क्या नाम है, हम डिलीवरी 360 में 5 मिलियन का पेड अप कैपिटल था और ऑथराइज 10 मिलियन थे। तो हमने जो है क्या नाम है, अगर इन केस कंपनी को लॉसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जो कि कंपनी के पास करंट एसेट्स और हाईली लिक्विडेटेड एसेट से भी ज्यादा होते, तो फिर क्या कि अगर कोई कस्टमर हमारे ऊपर केस फाइल करता, तो ऑब्वियसली वो केस मेरे ऊपर फाइल नहीं कर सकता था। वो केस किस पे फाइल करता? वो डिलीवरी 360 के ऊपर फाइल करता, और इसको ये चीज प्रूव करनी होती है कि डिलीवरी 360 ने मेरे इतने पैसे देने, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उस केस के ऊपर आप जो है क्या आपकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो गई, क्योंकि मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स डिफरेंट हो गई और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बिलोंगिंग डिफरेंट हो गई। अगर तो डिलीवरी 360 के बाद इतने पैसे हैं कि वो जानबूझ के नहीं दे रहा था, तो उसको पे करने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अदर वे अराउंड ये कि डिलीवरी 360 के एसेट सेल किए जाएंगे, उसके बाद कस्टमर के शेयर देखा जाएगा कि उसको पे करना है, तो वो पे किया जाएगा। तो ऐसा नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर बहुत कम केसेस होते हैं। लोग जो है लिटिगेशन में नहीं जाते हैं, लोग जो है क्या नाम है केस लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कंपनी जो है वो वाकई उसकी स्ट्रेंथ नहीं है इस वक्त, तो हमारे पैसे तो गए, वो तो भूल जाओ, ऊपर पैसे हम केस के ऊपर भी जाया करेंगे और वहां से पैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो इस तरह जो लिमिटेड कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सेफ होते हैं, उसका सीईओ जो है वो सेफ होता है टू एन एक्सटेंट कि वो कोई फ्रॉड ना करे, ठीक है। कोई वो ब्लैक मनी इंजेक्ट ना करवा रहा हो वहां पे। तो फिर नैब के केसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, ओमनी ग्रुप भी आपके सामने है, ठीक है। और डिफरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ही फ्रॉड होते हैं ज्यादातर। तो लेकिन अगर आप किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है तो आप सेफ हैं। अगर आप हाँ ऑब्वियसली किसी फ्रॉड में, तो फिर वो नैब भी बैठा हुआ है और डिफरेंट इदारे भी हैं, वो आपको पकड़ सकते हैं किसी भी लेवल के पर। अच्छा, ये किसी ने पूछा है सैयद शेरशाह के मिडिल से टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट सर, हम लाइबल ओनली पेड अप कैपिटल होते हैं। जी बिल्कुल, आप पेड अप कैपिटल के लिए लाइबल होते हैं, ठीक है। बल्कि उसके लिए भी लाइबल नहीं होते आप लाइबल होते हैं अपनी सिर्फ लाइबिलिटीज के ऊपर। अगर लाइबिलिटी आपकी सिर्फ 2000 रुपए की है, तो आप 50 लाख रुपए के लिए लाइबल तो नहीं है, आप ऑब्वियसली लाइबल है उस 2000 की लाइबिलिटी के लिए। अगर आपने 500 मिलियन की 5 करोड़ की लाइबिलिटी बना दी और पेड अप कैपिटल आपका 50 लाख रुपए है, तो आप 5 करोड़ की लाइबिलिटी के लिए लाइबल हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद योर पेड अप कैपिटल, क्योंकि आपने 5 करोड़ रुपए तो ऑब्वियसली किसी से उधार लिए हो, आपको वापस करने या आपने उनके पैसे देने या कुछ भी मसला हुआ है, ठीक है, डिस्प्यूट हुआ है, तो 5 करोड़ रुपए आपने किसी को देने। अगर वो आप नहीं पे कर पा रहे और अगर उसने बेसिकली लॉ केस आपके अगेंस्ट में फाइल कर दिया, तो आप जो है उसके अंदर यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। फिर अगर वो केस जीत जाता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल हो जाएगी, उसके एसेट सेल हो जाएंगे और वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप कंफर्म समझ में आ गई है, क्योंकि ये ऐसा एक केस है, मैंने देखा है कि लोग एमबीए करने के बाद भी उनको नहीं पता होता कि ये तीन चीजों में डिफरेंस क्या है। Why corporations are made, why private limited companies are formed, why sole proprietor are formed, why partnerships are formed, ठीक है। ये चीजें नहीं पता होती और बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता। ओके, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको भी डर होता है कि यार ये कहीं कल अगर इसने कोई फ्रॉड कर दिया, इसने कोई लॉसेस कर दिए, तो भाई मेरी जो यूएस के अंदर जो मिलियन और बिलियंस की प्रॉपर्टी रखी हुई है वो तो सेफ रहेगी, ठीक है। क्योंकि फ्रॉड हो सकते हैं ना। मैं अगर फॉर एग्जांपल सीईओ हूं ऑर्गेनाइजेशन का,
मैंने लोन उठा लिया, बैंकर से बोला, मैंने कहा यार बैंकर मेरा दोस्त है, वीपी मेरा दोस्त है, किसी भी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है, वो मुझे लोन सैंक्शन करवा देता है फॉर एग्जांपल 1 बिलियन का। मेरी कंपनी की औकात ही इतनी नहीं है कि वो इतना 1 बिलियन के लोन को अफोर्ड कर सके। सॉरी टू से 100 मिलियन का उसका एक्सपोजर है, मैं उससे 1000 मिलियन का लोन ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं कल बैंक्रप्सी फाइल कर देता हूँ कि नहीं जी मैं तो नहीं पे कर सकता। तो अगर ये लिमिटेड कंपनी फॉर्म नहीं होती तो पीछे मेरे बैठे हुए इन्वेस्टर्स जो हैं जिनकी बिलियन पर्सनल प्रॉपर्टी सब जब्त हो जाती है, ठीक है, और मैं यहाँ से एंजॉय करता हूँ मजे से। ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि भाई मेरा पर्सनल इससे कोई नहीं है, मेरी इतना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है और मेरी ये कॉर्पोरेशन है, ये सीईओ है, ये देखता है सारी चीजें, ठीक है। लॉस होता है कल तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कैपिटल रेज करना आपके लिए बहुत आसान होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में और कॉर्पोरेशन में। प्राइवेट लिमिटेड में तो आपको पता है कि कोई भी इन्वेस्टर आ सकता है, वो आके, क्योंकि लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, वो इन्वेस्ट करवा सकते हैं। और कॉर्पोरेशन के अंदर, लिमिटेड कंपनी के अंदर, पब्लिक लिमिटेड में तो आम पब्लिक को आप ऑफर कर सकते हैं, कोई भी आपके शेयर खरीद सकता है, ठीक है। अच्छा, इसलिए इन्वेस्टमेंट रेज करना इशू नहीं है। ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ownership transfer is very easy. If I am a shareholder, I hold 30% of the shares of the organization. I can sell those shares to any people I want, ठीक है। और वो जब मैं शेयर, हाँ, उसमें राइट ऑफ बाइंग शेयर जो है वो फर्स्ट राइट जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है। तो इसकी एक टर्म भी है फाइनेंस के अंदर, फर्स्ट राइट हमेशा आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का होता है कि अगर आप अपना शेयर बेच रहे हैं तो आपके शेयर होल्डर पहले हिस्सेदार होंगे या पहले लोग होंगे जिनको आप अपने शेयर ऑफर करेंगे, ठीक है। अगर वो आपके शेयर नहीं खरीदते तो देन यू हैव अ राइट टू सेल इट टू एनीवन एल्स। ये स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो रही होती ट्रेडिंग, इसकी ट्रेडिंग का ताल्लुक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक शेयर ट्रेडिंग ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज में हरगिज नहीं होता। इसका ताल्लुक आपकी सिंपली अपनी जो क्या नाम है रिलेशंस होते हैं उसके ऊपर, या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्सन को आप शेयर सेल कर सकते हैं इजीली। इट हैज नथिंग टू डू विद कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी आपको जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ओके जी, ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बता दिया मैंने आपको। परपेचुअल लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ नहीं होती है। इन केस ऑफ जो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कंटिन्यूटी के इश्यूज बताए मैंने, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली वो जो है क्या नाम है उसकी, अगर वो शेयर होल्डर भी है तो उसकी वो शेयर होल्डिंग उसके बीवी बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो परपेचुअल लाइफ होती है, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा ये यूनिलीवर हो गई, नेस्ले हो गई, ये कितने सालों से ऑपरेट कर रही है। क्या हेनरी नेस्ले, जिसने नेस्ले फॉर्म की थी, वो आज जिंदा है। वो 1870 के अंदर एक मिल्क लेके आया था जिसको लेक्टोजन का नाम दिया था। वो आज उसको 150 साल हो गए उसकी लेगेसी को। 150 साल के बाद भी वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और बहुत जबरदस्त चल रही है। तो दैट मीन्स कि बिकॉज उन्होंने कंपनी फॉर्म कर ली थी, वो लेगेसी आपकी चलती रहती है, उसकी लाइफ परपेचुअल हो जाती है। अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको चला सकते हैं, एज लॉन्ग एज की कंपनी बैंकरप्ट ना हो, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है। नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते रहते हैं, उनकी फैमिलीज में नए लोग आ जाते हैं, ठीक है, नए शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और कंपनी को नए सीईओ अपॉइंट होते हैं, ठीक है। वो चलती रहती है। जरूरी नहीं कि जो ओनर होता है वही सीईओ बन के बैठा हो, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर मेरे से अच्छे काबिल लोग हैं इंडस्ट्री में जो इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, मैं कुछ और अपनी, मेरी स्किल सेट कुछ और है, तो मैं सीईओ को लेट द सीईओ ऑपरेट द बिजनेस। अच्छा, ऑपरेटिंग बिजनेस इज वेरी डिफरेंट थिंग। और आइडिया को सोचना, इन्वेस्टमेंट लेके आना और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, डिफरेंट स्किल सेट। एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं कि हमेशा जो है वो अच्छे सीईओ भी हो या अच्छे सीईओ हमेशा एंटरप्रेन्योर भी हो। मैंने बहुत सारे सीईओज को स्ट्रगल करते हुए देखा है नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार नौकरी मिल जाए कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, होते वो सीईओ है। उसकी वजह ये है कि भाई सीईओ तो एक एम्प्लॉय बनता है ना, एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय नहीं बनता। एंटरप्रेन्योर तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ठीक है। लेकिन एक सीईओ जो है वो ऑब्वियसली हो सकता है एंटरप्रेन्योर भी हो, खुद से आप कल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन भी करते हैं। परसों आप समझते हैं कि नहीं जी मेरे से अच्छा कोई बंदा, ज्यादा काफी बंदा, या मेरा स्किल सेट क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा है तो इसके लिए मैं थोड़ा लेस कैपेबल बंदा भी रखता हूँ तो वो मेरे बिजनेस को चला लेगा। तो आप एक सीईओ अपॉइंट कर देते हो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, ठीक है। तो इस तरह होता है। लेकिन कुछ आपने केसेस देखे होंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस पाकिस्तान में या दुनिया में ये हैं कि जो सीईओ होते हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते करते आगे आते हैं या बाहर से किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हायर कर लिए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपको एक गिवन स्किल सेट चाहिए होता है, बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग, जिसकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, कमर्शियल एक्यूमेंट अच्छा है, आप उसको सीईओ बना देते हैं।
बट जरूरी नहीं कि उस सीईओ में ही वो स्किल सेट हो एंटरप्रेन्योरशिप वाला। तो इसी वजह से बहुत सारे सीईओज की जब जॉब जाती है तो वो नौकरी ही ढूंढ रहे होते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका बिजनेस स्टार्ट करने का इक्विपमेंट नहीं है, या उनके बिजनेस स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी या वो नर्व्स नहीं है, तो जो एंटरप्रेन्योर की होती है। एंटरप्रेन्योर तो रिस्क लेता है ना हमेशा, वो रिस्क ले सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्टी एंड एक्सपेंस ऑफ फॉर्मेशन। ऑब्वियसली दिस इज वेरी डिफिकल्ट। आप कॉर्पोरेशन फॉर्म करने जाते हैं, कैसे फॉर्म करेंगे? आपको कुछ पता नहीं होता। सबसे पहले तो आप एक लॉ फर्म के पास जाते हैं, या फिर आप जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पास। उनको बोलते हैं कि जी मुझे स्टार्ट करनी है ऑर्गेनाइजेशन। वो 2-3 लाख रुपए आपसे फीस लेता है, ठीक है। फीस लेने के बाद आपसे, अच्छा एक सेकंड मैं आंसर कर दूं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होगा ना सर, एंटरप्रेन्योर सीज वाइड पिक्चर एंड डज नॉट वांट टू टीक ऑफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एंटरप्रेन्योर्स का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है द बिजनेस, ठीक है, टुवर्ड द थिंग्स दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन। फॉर एग्जांपल एलॉन मस्क की, जिस तरह मिनाज साहब ने बात की थी लास्ट क्लास में, एलॉन मस्क इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन वो एक्चुअली जो आइडियलिस्टिक है, जो बेसिकली आइडियाज लेकर आता है, उनको चलाता है और फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करता है। हो सकता है वो सीईओ हायर करता हो, ठीक है। तो आइडिया को लेकर आता है, उसकी फॉर्मेशन करता है, मोबिलाइज करता है रिसोर्सेज को, उसके बाद फिर वो आगे मूव ऑन कर जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्मली एंटरप्रेन्योर जो आइडियलिस्टिक एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका काम होता है ये, ठीक है। और फिर उसके पास चूंकि अपॉर्चुनिटी उसको होराइजन में नजर आ रही होती है, वो कहता है कि जी मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर चला जाऊँ, एग्जिस्टिंग जो मैंने बिजनेस लॉन्च कर दिया इसको मेरे लोग हैं वो संभाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आपने लिखा। टेलीग्राम से द ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज शेयर नेम, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा कामरान, ये एक स्टूडेंट ने डिलीवरी 63 अच्छा एक 360 के बारे में भी सवाल किया हुआ है। मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। आई गेस हम आपने जब कहा कि केस डिस्कस करेंगे इसकी, मैं बता देता हूँ जस्ट अभी। अच्छा एक स्टूडेंट लिखा है कि डिलीवरी 360 के साथ कुछ फ्रॉड हुआ था, जिसकी वजह से क्लाइंट्स की पेमेंट साइकिल स्लो हो गई थी, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कुछ चीजें लिखी थी, बैड माउथिंग की होगी डिलीवरी 360 की, और फिर बाद में लेकिन इवेंचुअली उनकी पेमेंट पेड करने के बाद कंपनी बंद कर दी है। अच्छा फैजुल रहमान है वो डिलीवरी 360 की क्लाइंट है, उन्होंने लिखा कि इस तरह कुछ हुआ था। देखिए फैज, मैंने आपको अभी थोड़ी पहले भी बताया कि डिलीवरी 360 जो है क्या नाम है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पिछले साल 2019 में कुछ हुई थी। उसके बाद फिर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि जी हमने इन्वेस्टमेंट फर्दर बिजनेस में करनी है या नहीं करनी, तो इसकी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर फर्दर नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें डिलीवरी 360 के ऑपरेशंस को हाइबरनेट करना पड़ा। ऑल्दो वी हैड अ चॉइस टू क्लोज दैट कंपनी, अगर हम क्लोज कर देते तो ऑब्वियसली वो जितनी भी पेमेंट्स थी कस्टमर्स की जो हमने पे करनी, क्योंकि साइक्लिकल पेमेंट्स होती थी हमारी, वीकली हमें पेमेंट कस्टमर को करनी पड़ती है। ये केस उनको पता होगा जो सीओडी में डील करते हैं, जो सीओडी में डील नहीं करते उनके लिए शायद ये अजीब सी बात होगी कि कंपनी क्लाइंट्स को पैसे क्यों देगी, क्लाइंट्स को पैसे लेने होते हैं। हमारे केस में क्लाइंट्स को पैसे देने होते हैं, सीओडी पेमेंट्स रिइंबर्स करनी होती है। तो उस केस में कंपनी में बीच में ऐसा फेज आया था जिसके अंदर हमने हॉल्ट कर दी थी चीजें और हमने फाइनल सेटलमेंट्स को भी दी थी। जब भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह हाइबरनेशन मोड पे जा रही होती है या क्लोजर की तरफ जा रही होती है, तो ऑब्वियसली चीजें आपको थोड़ी सी होल्ड करनी पड़ती हैं। यू डिसाइड अबाउट द फाइनल सेटलमेंट। जिस तरह किसी एम्प्लॉय की फाइनल सेटलमेंट होती है तो उसमें भी एचआर डिपार्टमेंट थोड़ा टाइम लेता है। वो एक बीच में थोड़ा सा टाइम था जो हमने लिया, और उसके बाद जिन जिन की पेमेंट्स थी वो हमने क्लियर की, और आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको नवंबर 2019 में हमने उसको कंप्लीटली हाइबरनेशन के ऊपर डाल दिया कि अब डिलीवरी 360 एग्जिस्ट करती है, उसकी लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है सिस्टम के अंदर। हाँ, उसके ऑफिसेज हमने क्लोज कर दिए, उसके एक्सपेंडिचर्स की जो सोर्सेज थी वो हमने क्लोज कर दी है, ठीक है। इन द फ्यूचर maybe someday we can come up with the opportunity कि हम उसको दोबारा स्टार्ट करें, although this is the right time to start again because मैं एक केस स्टडी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा, जो मुझे भी अभी पता चली रिसेंटली कि जो कोरियर कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पिछले 3 महीने के अंदर अपने बिजनेस को डबल कर लिया। हर कंपनी ने डबल कर दिया है। पाकिस्तान में 20 लाख शिपमेंट जो है पर डे की जाती थी, वो 45 लाख शिपमेंट्स पर डे के ऊपर आ गई हैं। 4.5 मिलियन शिपमेंट्स जो हैं वो अब डेली बेसिस के ऊपर हो रही हैं इन कोरियर कंपनीज की तरफ से। जस्ट आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 3-4 मंथ्स का ये फेज था जो कि बेसिकली हुआ है। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एनी कोरियर डिलीवरी सर्विस, ठीक है। और
इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है, बट एट द मोमेंट इट्स ऑन हाइबरनेशन मोड। तो ये एक लर्निंग है, आप समझ लें कि आप लोगों के लिए भी है कि इन केस अगर यहाँ पे हम सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते तो देयर मे बी लॉट ऑफ इश्यूज इन मैनेजिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑब्वियसली सिंस इट वाज अ लिमिटेड कंपनी तो वी एमिकेबली क्लोज्ड इट, ठीक है, एंड द कस्टमर रियलाइज्ड दैट कि जी हाँ ये खुद भी लिमिटेड कंपनी है, ये कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिलीवरी वाले हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेसिकली मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, दे डिड अ ट्रेमेंडस जॉब, दे वर्क रियली हार्ड, और वो भी 2019 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन हुई, बट सिंस इट वाज अ सोल प्रोप्राइटरशिप तो उस बंदे को सारी चीजें जो है कि हमें अपने ही बेसिस के ऊपर मैनेज करनी पड़ी। ऑल्दो मेरे केस के अंदर मुझे वही लॉसेस हुए जो मैंने चाहा कि मुझे वो लॉसेस हुए, अगर मैं चाहता कि उससे ज्यादा लॉसेस ना हो तो मुझे नहीं होते, because I wanted to continue with Delivery 360, so I injected my own money into Delivery 360. वो जो मैंने अपने पर्सनल पैसे इन्वेस्ट किए तो लॉस हुए, अगर वो नहीं भी करता तो मुझे कोई लॉस नहीं था। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, हम डिसएडवांटेजेस के ऊपर थे। कैमरन, आई थिंक स्टूडेंट्स जो है वो ब्रेक ही कह रहे हैं, लेट्स क्लोज दिस सेशन। आई थिंक जो मेजर चीजें थी तो आपने जबरदस्त डिस्कस कर ली है स्टूडेंट्स के साथ, तो मेरे ख्याल में सेशन एंड ही कर देते हैं, बस ये सेशन एंड कर देते हैं। हाँ, लास्ट स्लाइड ये है, ठीक है, जिसको मैं कंप्लीट करके मैं बस एंड कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड इंक्रीज पेपर वर्क। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो है एसईसी की एक इदारा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ जाके अपने बिजनेस को आपको रजिस्टर करना पड़ता है, और वहाँ से जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं फिर उनकी एक्नॉलेजमेंट्स आती हैं, फिर आप अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं कंपनी का, उसमें पैसे डालते हैं, फिर उसकी भी ऑडिट करवाते हैं, हाँ जी मैंने पैसे डाल दिए, फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम बनता है ऑर्गेनाइजेशन का। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। ओके, डबल टैक्सेशन, ये एक डिसएडवांटेज है कि आपकी टैक्सेशन जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि आप जो कंपनी का इनकम टैक्स है वो भी पे कर रहे होते हैं, और एज अ शेयर होल्डर अपना इनकम टैक्स है वो भी पे करते हैं, ठीक है। हर साल आपको फाइलिंग करनी पड़ती है, और टैक्स आपका अगर सैलरी ले रहे हैं या आपकी इनकम हो रही है तो उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ता है, कंपनी पे भी टैक्स देना पड़ता है, आपकी पर्सनल इनकम पे भी टैक्स होता है। ये एक प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर नहीं होती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी डबल टैक्सेशन नहीं होती है। ओके, लैक ऑफ सीक्रेसी। अच्छा, इसमें बिजनेस सीक्रेट्स ही आते हैं, क्योंकि और भी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो सीक्रेसी का एलिमेंट हमेशा होता है, क्योंकि अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो सीक्रेट आप ही के पास है, अदरवाइज यहाँ पे डिफरेंट लोगों के पास है। तो राइट स्टूडेंट, ये हमने आपको 3 ब्रॉड टाइप्स जो हैं ये बता दिए। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट इट, ठीक है। नाथ, असाइनमेंट के हवाले से आप अगर कुछ बताना चाहें तो प्लीज। तो आई होप कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने अपने ग्रुप्स फॉर्म कर लिए होंगे, और ऑब्वियसली अगर जिन्होंने अपने ग्रुप्स अभी तक फाइनलाइज नहीं किए तो मैंने उससे बताया था कि उनको थोड़ी सी प्लेंटी लगेगी, ठीक है, वो नेगेटिव मार्किंग की जरूरत में होगी। दैट इज टू मोटिवेट यू टू फाइनलाइज योर ग्रुप एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। नाउ सिंस यू हैव फाइनलाइज्ड योर ग्रुप्स, तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने, आपके पास जो बिजनेस आइडिया पुराना है जिसपे भी आप करना चाहते हैं, वो उसकी समरी हमें बतानी है, और उसकी समरी में मेक श्योर करनी है वो बातें जो मैंने आप लोगों से एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर नंबर 1 के अंदर की हैं। मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए, कि कॉस्ट लीडरशिप होनी चाहिए, ये कॉम्पिटिटर पे उस पर एज होना चाहिए, तो इन सारी, और whether it's going to be a real win worth, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर में बताई थी। प्रेजेंटेशन की यूट्यूब रिकॉर्डिंग मौजूद है और जूम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो प्लीज़ केयरफुली उनको रिव्यू करके अपने जो बिजनेस है उन पॉइंट्स को लेकर, आप उन पॉइंट्स को लेकर उसको जस्टिफाई करें, और उसमें एक डॉक्यूमेंट बना के आप सबमिट करेंगे। मैं असाइनमेंट आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, और असाइनमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आपने आंसर करनी है वो भी एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा। तो मेक श्योर आप अपना डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दें, और बाय इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग आई विल अपलोड द असाइनमेंट। और हमारी वेडनेसडे कल 6:30 बजे एक क्लास होगी, वो क्लास उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने जूम सेशंस मिस कर दी हैं या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो ये काइंड ऑफ मेकअप क्लास है, ठीक है। तो असाइनमेंट मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, जो आप लोगों ने जुमेरात से पहले, जो नेक्स्ट आप लोगों की क्लास है थर्सडे से पहले, वो असाइनमेंट आपने अप करना है, ताकि हम उसको रिव्यू कर लें और आपको असाइन कर सकें कि आपने आगे अपनी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे जाना है। ऑब्वियसली आइडिया डेवलपमेंट फेज आप लोगों का गुजर चुका है एंटरप्रेन्योरशिप 1 के अंदर। अगर आप लोग अपने आइडिया चेंज करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं,
तो भी आप लोगों को पता है कैसे आईडी अमेंड करना है, कैसे चेंज करना है, ये आप ऑन टावर 1 में सीख चुके हैं। तो जो गाइडलाइंस मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंगली अगर आईडी अमेंड करना चाहते हो अमेंड करें, चेंज करना चाहते हो तो चेंज करें, एज इट इज रखना चाहते हैं तो एज इट इज हमें बताएं, फिर उसके अंदर कोई कमी पेशी होगी तो हम लोग आपको फर्दर गाइड करेंगे। ठीक है, हमें एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है तो मैं एग्जीक्यूशन के स्टेप्स तभी बता सकूंगा जब आप इनिशियल आइडियाज हमारे साथ शेयर कर लेंगे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? अच्छा, शाहजेब आपने लिखा हुआ है कि आपने भी जो है कुरियर बिजनेस किया था और मेरे ख्याल में क्या कहना चाहते हैं शाहजेब ये दूसरे हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने लिखा है मैसेज, दैट इज सम अदर शाहजेब, और जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है अच्छा शाहजेब, आपके पास होपफुली आप टेलीग्राम के ऊपर मुझे अप्रोच कर सकते हैं, वी कैन टॉक वन टू वन इस हवाले से, सीओडी सिस्टम के हवाले से। अगर आपने काम किया डाकिया का, बिल्कुल मैंने नाम सुना है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इसके ऊपर काम किया। आई एम अमेज्ड कि हमारे स्टूडेंट भी माशाल्लाह स्टार्टअप्स करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप एनीवेज आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, तो वी कैन डेवलप सम सिनर्जी ऑन दिस आइडिया एज वेल। तो सॉरी मैं कट डाउन कर रहा हूँ आपको, सॉरी मैं कट डाउन कर रहा हूँ आपको। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि मी एंड सर कामरान, वी बोथ आर अप फॉर एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों में से कोई अच्छा आइडिया डेवलप करता है, उसको आगे लेके चलना चाहता है और हमें उसमें जो है स्कोप नजर आता है, तो वी आर रेडी टू सपोर्ट यू एंड वर्क विद यू। ऐसे ही कामरान? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो मिराज साहब से बात कर रहा था कि हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि ना कि जस्ट ये हम कोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर करें, बट इन आइडियाज़ को, अगर कुछ आइडियाज़ ऐसे आते हैं जो कि टीम भी अच्छी लगती है हमें, हम समझते हैं कि हाँ इनकी सीरियसनेस भी है, तो हम उसको लॉन्च करवा सकते हैं। फॉरगेट अबाउट कोविड-19 थिंग, कोविड-19 ऑब्वियसली इज देयर, बट बिजनेसेस भी रन हो रहे हैं, वर्ल्ड भी ऑपरेट हो रही है। हम बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको जिस तरह बताया था कि बिजनेसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि लोग जो है ना कुछ फिजिबिलिटीज की तरफ जाते हैं और कुछ लोग ऐसी फिजिबिलिटीज तैयार करते हैं जिनको सालों साल लग जाते हैं, पता नहीं कौन सी फिजिबिलिटीज तैयार कर रहे होते हैं। वो बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना था। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ एक सैम्पल फिजिबिलिटी भी शेयर करूँ। तो ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती, थोड़ा सा आपको काम करना होता है, उसके बाद आपके बिजनेस को लॉन्च करना होता है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास MVP तैयार है, तो उस MVP को हम लॉन्च कर सकते हैं आपके साथ और पूरी सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक हमारी आपको जो है मदद की जरूरत होगी वो इंशाल्लाह करेंगे। हो सकता है हम आपके साथ ज्वाइंट वेंचर भी, JV भी करने के काम मिलकर हम कुछ काम कर लें, तो ये भी कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे आइडियाज़ के ऊपर लाजमी काम करें जो कि आप समझते हैं कि स्केलेबल हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। MVP इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है। MVP शायद सबको ना पता हो, बट इट्स मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो हम लोग आपको फर्दर बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिकली इन योर फॉर योर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिक प्रोडक्ट जो आप मार्केटेबल हो, दैट इज योर MVP, ठीक है। शाहजेब एंड अब्दुल्ला ने हैंड रेस किए हुए, तो सेशन क्लोज करने से पहले मैं दोनों को अलाउ कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अब्दुल्ला सर, वो पिछले सेमेस्टर ऑन्ट्रो 1 हमने पढ़ा था सर कामरान शबीर से ना, तब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो उसमें मतलब वो कोर्स मतलब वो ऐसा मतलब वो हालात ऐसे हो गए थे, तो हमने कोई ना आइडिया सोचा था ना कोई प्रोजेक्ट सोचा था। मतलब आइडिया सोचा था बट उस पर काम नहीं कर सके। और अब मैं ऑन्ट्रो 2 में आया तो उसमें मेरे साथ वो लोग ही नहीं है जो मेरे साथ ऑन्ट्रो 1 में। कोई मसला नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और लोगों के साथ वर्क करने की और फ्रेशली अपना आइडिया सोचने की। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है, बाकी चीजें हम लोग आपको हेल्प आउट करेंगे। तो क्विकली जो भी आइडिया है आपके जहन में है वो बताएं, और उसको 2 दिनों में जो वर्किंग कर सकते हैं वो करें। जो मेरा तक उसको आप शेयर करें हमारे साथ। उसके अंदर जो फर्दर इम्प्रूवमेंट होगी उसके लिए हम लोग मौजूद हैं। बस थोड़ा सी एक चैलेंज ये है कि हमारे पास समर में टाइम कम है, बट हमारी सपोर्ट पूरी मौजूद है आपके साथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। आई गेस और कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। तो ये CR से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, काइंडली उनको हेल्प आउट कर दे। मे बी इफ CR वांट, वो अपना कुछ व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना सकते हैं अनऑफिशियल, और टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। टेलीग्राम के लिए मैंने बेटा प्रोसेस पूरा बताया हुआ है। इसकी वेब एप्लीकेशन का जो है उसका भी लिंक दिया हुआ है, जो डेस्कटॉप पे आप कर सकते हैं। अगर मोबाइल प्रॉब्लम हो रही है तो डेस्कटॉप वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। आई होप मसला हल हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर बुध को हमारी मेकअप क्लास होगी। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और जुमेरात को हमारी रेगुलर क्लास होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। शादी क्या है? शादी आप मुझे या तो यहाँ पे कॉल पे जो वॉइस नोट भेजें या मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल पर